एक पड़ोसी को ये नहीं पता होता कि बिस साहब की फैमिली का बेटा रॉ में है, किसी को पता ना चलेगा आपका काम क्या है। एक आदमी आके मेरे को ये बोल दो कि भाई तेरे नाम का ये प्रूफ है। आज तक दुनिया में मेरा रियल नेम नहीं पता होगा किसी को। Lucky Bish. 139 sniper kills. Roy James, NSG Commando. ना तो मैं कोई आतंकवादी, ना मैं कोई टेररिस्ट, कि ऐसा मैंने क्या कर दिया यार कि आप मुझे 11-11 जेलें घुमा रहे हो। अभी इस पॉडकास्ट रूम में यहाँ पे 7-8 लोग हैं, तो हम 7-8 लोगों को निपटाने में आपको कितना टाइम लगेगा? जो स्टार्टिंग के 1 या 2 होंगे उनको देखने के बाद बाकी 4-5 लोग बाहर चले जाएंगे। तो जेलों के अंदर जब भी फांसी दी जाती है तो कोशिश यही करी जाती है कि कोई भी जो मरने वाला आदमी हो तड़पे ना। कि आप लोगों का काम ऐसा होता है कि कल को किसी देश में कहीं पकड़े भी गए तो सरकार आपको पहचानने से इनकार कर देगी। तो ये वो चक्रव्यूह है, लेकिन इस चक्रव्यूह में घुसना भी मुश्किल है सर। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं, इन्होंने देश को अलग अलग तरीके से सर्व किया है, देश की बहुत सेवा करी है, देश की बहुत मदद करी है, देश को बचाने में, देश को आगे बढ़ाने में। कभी स्नाइपर रहकर, कभी रॉ एजेंट रहकर और कभी एनएसजी कमांडो रह करके। इनसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग हमने बातें करी हैं इनके बारे में, देश के बारे में, देश के अलग अलग इवेंट्स के बारे में, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानने की ये कोशिश करेंगे इनका नाम लकी बिस्ट है, लेकिन है क्या? आज ये भी इनसे पूछेंगे लकी बिस्ट है भी कि इनका नाम नहीं, इनकी असली पहचान क्या है, वो भी आज जानेंगे। अभी बात हो रही थी तो आपने कहा कि आपका नाम भी हो सकता है लकी बिस्ट ना हो। सर देखो कि मैंने जैसे आपको बोला कि ये इसलिए हुआ एक्चुअली, कुछ दिन पहले शो मैंने मना किया था, मुंबई में एक शो को मना कर दिया था मैंने करने से। तो लोगों ने बोला यार कि कर लेना चाहिए था, बहुत सारे कमेंट्स आए, और बहुत सारे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं सर जो कुछ जिनको शायद इस देश में आज भी कहीं से फंडिंग मिलती है, ठीक है, जो धरने में बैठ जाते हैं, ठीक है, प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ, किसी भी चीज़ के खिलाफ, कि यार ये बिल को बंद करो, उसको बंद करो, ये सीए बंद करो, जो दुनिया भर के। उसमें से कई लोग कमेंट्स भी कर देते हैं कि भाई सब कुछ तो सीक्रेट पॉडकास्ट में बता दिया, बाकी क्या रह गया, है ना। तो मैं उनको बोला यार कि भाई मैं उतना ही बताता हूँ जितना मुझे बताना चाहिए, है ना। और मैंने कहा कि बोले यार उसके बारे में तो हमने सब कुछ जान ही लिया। तो मैंने उनको बोला यार कि भाई ना तो मेरा नाम तुम बोल रहे हो कि सब कुछ मेरे बारे में जान लिया। मैंने कहा आज तक मेरे बारे में मेरा नाम भी नहीं जान पाए लोग। ना तो लक्की मेरा नाम है, ना मेरा बिस्ट कास्ट है जो तुम लक्की बिस्ट और बिस्ट कास्ट से समझते हो। मैंने कहा आज तक मुझे मेरा कोई नाम और मेरी जाति प्रूफ करके ला दो, ठीक है, तो जहाँ आना हो मैं आ जाऊँगा, जहाँ प्रूफ करवाना हो प्रूफ करवा लो। बस कोई एक आदमी आके मेरे को ये बोल दो कि भाई तेरे नाम का ये प्रूफ है। आज तक दुनिया में मेरा रियल नेम नहीं पता होगा किसी को। आधार कार्ड तो होगा आपके पास? नहीं, आधार कार्ड होगा डेफिनेटली। तो अगर आधार कार्ड भी आप चेक करोगे मेरा, तो शायद आधार कार्ड में भी आपको मेरा बिस्ट और ये नाम नहीं मिलेगा जो मैं बोल रहा हूँ। तो रास्ते पे आप कहीं चल रहे हो, किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, तो उसमें तो होगा। नहीं सर, ड्राइविंग लाइसेंस पर भी जो है तो वो नहीं होगा जो ये है। मतलब जो मतलब लोग लकी बिस्ट हो सकता है, लकी बिस्ट ना हो, ड्राइविंग लाइसेंस पर भी और आधार कार्ड भी। अच्छा, जब मैं दावे से ये कह रहा हूँ, तो हम और ऑडियंस जान रहे हैं, वो लकी पुलिस वाला हो सकता है कुछ और नाम देखे, या आधार कार्ड में कुछ और नाम होगा, है ना। जो बिस्ट बोल रहे हो तुम, बिस्ट से मुझे पूरी दुनिया जान रही है। मैं तो ये कहता हूँ कि यार मेरी तो जाति भी बिस्ट नहीं है भाई। ये सच है कि अच्छा बता भी नहीं सकते? बिल्कुल, मैं ये सच है कि नहीं है, क्या है वो नहीं पता। और बताओ जो लोग देख रहे होंगे, मैं ये दावा करता हूँ कि ना बिस्ट मेरी कास्ट है, मेरी कास्ट बिस्ट नहीं है, लक्की मेरा नाम भी नहीं है सर। ओके, बाकी कुछ भी हो सकता है, ये नहीं है यार। तो ये भी चेहरा तो असली है, है? चेहरा तो असली, ये भी चेहरा असली है भाई, चेहरा यही है बिल्कुल। ओके, अब चलो फिजी के बारे में बताइए जरा। सर फिजी के किस चीज के बारे में? फिजी ऑपरेशंस के बारे में, किस चीज के बारे में? सर हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ा, मतलब लोग बोलते हैं यार कि मतलब बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी बड़ी एजेंसियों की तारीफ करते हैं, और करनी चाहिए, जैसे सीआईए की तारीफ करते हैं, मोसाद की करते हैं। चलो जिसने भी जो दुनिया में अच्छा काम किया उसकी तो सराहना होनी चाहिए। तो मैं बताऊंगा यार, हिंदुस्तान ने एक ऐसा ऑपरेशन किया, शायद 1987 में ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था और 1999 में इस ऑपरेशन को खत्म किया गया। और ये एक ऐसा ऑपरेशन था जो हमारे 3 मतलब लेजेंड एजेंटों ने किया, और इस 12 साल के अंदर एक देश की गवर्नमेंट को चेंज कर दिया सर। और पहली बार 1999 में, जहाँ तक मुझे याद है, महेंद्र चौधरी फिजी के प्राइम मिनिस्टर बने थे। ओके, लेकिन एक गवर्नमेंट को हटाना, वहाँ की डिक्टेटरशिप को ख़त्म करना,
12 साल लग गए सर एक ऑपरेशन में। अगर इस 12 साल के अंदर कोई भी चूक हो जाती तो मैं बोलता हूं कि हमारे तीनों के तीनों एजेंट नहीं बचते कभी भी। थोड़ा सा डिटेल में बताइए। एक्चुअली क्या हुआ कि 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो अंग्रेज यहाँ से कुछ एक लोगों को ले गए थे क्योंकि फिजी उनके कंट्रोल में था। तो लगभग फिजी पूरा उनके कंट्रोल में था और लगभग 55% इंडियंस थे फिजी। लेकिन मुझे एग्जैक्ट सन याद नहीं आ रहा कि कौन से सन में है, लगभग 80 या 82 आई थिंक, एग्जैक्ट नहीं मालूम। वहां पर कर्नल रबुका ने गवर्नमेंट गिरा दी थी। वहां की गवर्नमेंट को गिरा दी और कर्नल रबुका ने डिक्टेटरशिप में वहां की प्राइम मिनिस्टर बन गया वहां का, और उसने कई इंडियन को नुकसान किया और इंडियन को वापस इंडियन करने के लिए बोला। उस टाइम के प्रधानमंत्री राजीव गांधी शायद उस टाइम के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और एनडी तिवारी उस टाइम विदेश मंत्री थे। तो उन्होंने बोला यार सर पूरी दुनिया इस चीज की आलोचना कर रही है लेकिन खुल के कोई सामने नहीं आ रहा, और 55% हमारे लोग हैं जिनको आज मारा जा रहा है, तो इनको तो रोकना पड़ेगा क्योंकि इनकी निगाहें सिर्फ हिंदुस्तान की ओर है कि हिंदुस्तान हमें बचाएगा। तो वहां से एक ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन फिजी। ऑपरेशन फिजी में एक ही था कि किसी भी कीमत में इस गवर्नमेंट को चेंज करना, एक ऐसी गवर्नमेंट लेके आना जो लोकतंत्र को स्थापित कर सके, हर इंसान को एक नजर से देखे। तो 12 साल लगे इस गवर्नमेंट को गिराने में और नए प्रधानमंत्री को बनाने में सर। ये हमारे देश का एक ऑपरेशन है सर। ओके, अच्छा मुझे आपसे ये जानना है लकी सर, अभी हमारे शो पे ना स्पेशल फोर्सेस के भी लोग आ चुके हैं, स्पेशल फोर्सेस के साथ साथ सम पॉलिटिशियंस, मतलब आर्मी बैकग्राउंड से अलग अलग लोग आ चुके हैं। आप पहली बार ऐसे हो जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं शायद। बिल्कुल। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में मुझे सबसे चीज़ जो रोमांचित करती है, मतलब फैमिली मैन में देखता हूँ मूवीज़ या देखता टाइगर देखता हूँ, तो ये समझ नहीं आता कि पड़ोस में बिस्ट साहब की फैमिली रहती है और एक पड़ोसी को ये नहीं पता होता कि बिस्ट साहब की फैमिली का बेटा रॉ में है, देश के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में काम कर रहा है और नॉर्मल से नौकरी कर रहा है वो। ये मेंटेन कैसे करते हो आप, किसी को पता ना चलेगा आपका काम क्या है? मैं आपको ये बताऊं सर कि जो मेरा घर है, अभी मैं आपको लास्ट 6 मंथ को छोड़ देता हूँ, 6 महीने पहले अगर आप चले जाओ मेरी कॉलोनी में और सिर्फ 2 मकान छोड़ दो, 1 या 2 मकान छोड़ने के बाद आप ये बोलो यार इस घर में एक लड़का रहता है लक्की बिस्ट नाम का, वो कहीं यहाँ रहता है, आप 2 लड़के खड़े कर दो और बोलो इन दोनों में से लक्की बिस्ट कौन है, वो पहचान नहीं पाएगा सर। कभी जीवन में देखा नहीं होगा उसने मुझे। मैं अपने घर के पड़ोस की बात बता रहा हूँ, सिर्फ 1 मकान, वो जस्ट मेरे बगल वाला मकान तो एक्चुअली क्या है वो तो पहचान लेगा, हो सकता है मैं कई बार उसने को बाहर आते हुए देखा हो, अपने घर में जाते हुए देखा हो, लेकिन 1 मकान छोड़कर लोगों को पता जरूर होगा, फेस कोई नहीं जानता होगा। कैसे ये सर लाइफ टाइम हमेशा भारी रहे। जब भी कभी आते हैं अपने घर पर, मतलब अगर हम लोग कभी एनुअल लीव आता है, कैजुअल लीव आता, तो आदमी कभी 1 महीने के लिए आता है, कभी 15 दिन के लिए आता है, तो वो अपनी फैमिली के साथ मतलब अपने जो रिश्तेदार हैं उन्हीं में रह जाता है, तो कभी टाइम ही नहीं मिलता आम लोगों के साथ मिलने का। यहाँ तक कि अपनी जो रिश्तेदारों की जो शादियां हैं उसमें ही बहुत कम गया हूँ मैं लाइफ में, क्योंकि वक्त नहीं मिलता सर, कभी जीवन में टाइम ही नहीं मिला। अगर सपोज करो यार आपको 1 साल में 1 महीने का टाइम मिल रहा है या 15 दिन या 20 दिन का, आप क्या करोगे? अपने पड़ोसियों से मिलोगे, किससे मिलोगे? आपकी फैमिली के साथ ही वो टाइम खत्म नहीं हो पाता, मतलब कम पड़ जाता है, ठीक है ना? तो आप नहीं इतना इंटरेक्ट हो पाते दूसरों से। और आज के टाइम में क्या है कि मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरे को भी इंटरेस्ट है, जब तक पता नहीं था उनको क्या मतलब, उनको पता यार है कहीं जॉब करता है, कहीं आर्मी में है, कहाँ है, बस बात खत्म सर। लेकिन अब है जैसे लोग जानने लगे तो आप क्यूरियस यार इनसे पूछूं क्या है, लेकिन उससे पहले लोगों को मतलब अगर मुझे भी नहीं पता, हो सकता है कि बहुत जगह आपके घर के आसपास भी ऐसा होगा सर। आप जैसे बात तो मुझसे कर रहे हो, लेकिन एकदम से आपको शॉक लगेगा कुछ दिन के बाद, अरे मैं तो मेरे पड़ोस में भी एक ऐसा ही था। लेकिन अभी भी आपको अपने पड़ोस वालों के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा जानने में। हाँ, ज्यादा नहीं होता है ना, क्योंकि जब तक आप जानोगे नहीं सर। तो हमें लगता ये हमें कब लगता है, जब कोई आदमी फेमस हो जाए या उसको जानने लग जाए लोग। अगर ना जाने तो भी एक आम है सर, फिर तक कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लकी सर अभी आप क्या करते हो? सर आजकल मैं लिखता हूँ, लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। आजकल मैं एक बुक भी लिखा हूँ, जस्ट अभी एक बुक पब्लिश हुई है मेरी, रॉ हिटमैन 2। ठीक है, जस्ट अभी आई रही है, आपके लिए भी मंगाई है, नीचे गया, मेरे दिमाग रह गया था, गाड़ी में ही पड़ी थी। मैं बुक के बारे में बात करूंगा, उसके बारे में भी लिखा है मैंने। हमारा जो क्वेश्चन रहेगा ना, थोड़ा सा हम लेमैन पर्सपेक्टिव से रखेंगे, क्योंकि मैं तो आपको बहुत देखा है, बहुत समझा है, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपको नहीं जानते हैं, तो मैं कई सारे सवाल ऐसे भी पूछूंगा, हो सकता है आप बहुत सारे पॉडकास्ट पर जवाब दे चुके हो। तो मैं सबसे पहले एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि रॉ ही बोलेंगे इसको या कुछ और? RNW बोलो तो ज़्यादा बेटर है सर। ये एक ऐसा प्रोफेशन है, मुझे लगता है यहाँ से कोई रिटायर नहीं होता, कोई निकलता भी नहीं। डेफिनेटली देखो, सीक्रेट सर्विस कोई भी है, वो जरूरी नहीं RNW हो सर, चाहे वो IB हो चाहे MI हो, जो भी सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है, ठीक है,
हमेशा जरूरत तो पड़ती है ना सर, हाँ हाँ मतलब आपको जरूरत तो पड़ेगी ही। सपोज वो क्यों पड़ेगी, मैं थोड़ा वो भी समझा देता हूँ। आपका जो वर्थ है वो कभी रिटायर नहीं होता, उसके पीछे एक रीजन है। जो लोगों को बोल दूं कि यार एक बहुत सारा वर्ड है कि सीक्रेट सर्विस का आदमी कभी रिटायर नहीं होता। इस वर्ड का रीजन क्या है मेरे भाई, कि जो सीक्रेट सर्विस है इस दुनिया में उसको कोई नहीं जानता, पूरा तो दुनिया में कोई नहीं जानता, चाहे हमारी RNW हो, अमेरिका की CI हो, MI5 हो, MSS हो, मोसाद हो, XYZ कोई भी हो। इस दुनिया की जो भी सीक्रेट सर्विस होती है यहाँ की, जो उसका सुपीरियर है, जैसे हमारी सीक्रेट सर्विस RNW रिपोर्ट करती है PMO को, तो सुपीरियर उसके प्राइम मिनिस्टर ही हुए। तो देश के साथ प्राइम मिनिस्टर भी सीक्रेट सर्विस को सिर्फ 70%, 60%, 65% ही जानते होंगे। 100% कोई नहीं जानता। 100% तो मैं ये बोल दूं कि जो RNW के चीफ होंगे वो भी नहीं जानते, जो 3 साल के लिए एज ए डेपुटेशन आए या चीफ बने, तो वो भी RNW को पूरा नहीं जानते सर। उसके पीछे रीजन क्या है कि RNW क्या है या दुनिया की कोई भी सीक्रेट सर्विस क्या है, मैं आपको कैसे बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ओलंपिक्स में आपने बहुत सारे राउंड्स देखे हैं सर, 5 राउंड होते हैं, कितने राउंड होते हैं, हर एक राउंड है, लेकिन हर राउंड की अपनी कहानी है, अपना काम है। एक दूसरे को क्रॉस टच में जरूर है एक दूसरे के साथ, लेकिन काम उनका इंडिविजुअल है। तो वैसे ही क्या है, RNW में बहुत सारे डेक्स हैं, हम ज़्यादा नहीं जाएंगे कौन सा डेक्स, चाहे पाक डेक्स हो, मिडल ईस्ट हो, कौन सा है, कौन किसके लिए काम करता है, उसके हम डिटेल से नहीं जाएंगे। हर डेक्स का एक अलग काम है, उनकी जिम्मेदारी अलग है। यहाँ तक कि एक आदमी क्या कौन से ऑपरेशन में है वो दूसरे आदमी को कभी जीवन भर नहीं पता चल पाता, पता ही नहीं चल पाता कि वो कौन से ऑपरेशन में है। हर आदमी को अलग अलग टास्क दिया हुआ है, वो उसी में बिजी है। अब जैसे मैं हूँ, अब जैसे कि उन्होंने सर ने बोला कि मैं रिटायर क्यों नहीं होऊंगा या कोई भी एजेंट रिटायर क्यों नहीं होगा, जैसे कि हम लोगों के बहुत सारे सोर्स, बहुत सारे एसेट, बहुत सारे एजेंट होते हैं जो मेरे ऊपर बहुत विश्वास करते हैं भाई, जो सिर्फ मेरे लिए काम करते हैं। दुनिया में मेरे सीनियर को भी नहीं पता कि लक्की बिस्ट के लिए कौन काम करता है, बस मुझे पता है कि मेरे 10 लोग काम करते हैं। वो 10 लोग कहीं भी हो सकते हैं, 50 लोग कहीं भी हो सकते हैं, 100 लोग कहीं भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे कुछ एक लोग अभी हमारे वेस्ट में एक्टिव है, ईस्ट में एक्टिव है, कहीं पर भी नॉर्थ में एक्टिव है, जो मेरे लिए काम करते हैं, जो सिर्फ मुझे रिपोर्ट देते हैं, या कभी मुझे उनसे काम होता है तो मैं उनको काम के लिए कॉल करता हूँ, मैसेज करता हूँ, एक फोर है ना सर। उनका कनेक्शन कभी किसी के साथ नहीं है। मैंने रिजाइन ले लिया तो वो कनेक्शन मेरा ही है सर। ऐसा नहीं है कि मैं आपको हैंड ओवर कर दूंगा, क्योंकि वो लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। मेरी बात समझे सर, आप पर जीवन में ट्रस्ट नहीं करेंगे। जिस दिन मैंने कभी अपने सोर्स आपको देने की कोशिश करी, मुझे क्या पता कि आप मेरे सोर्सों को मरवा दो। ट्रू, जरूरी तो नहीं है ना सर, क्योंकि हर बारी गवर्नमेंट आती है, उनका काम करने का तरीका चेंज हो जाता है। हो सकता है किसी गवर्नमेंट को मैं पसंद हूं, किसी को मैं बिल्कुल भी पसंद ना हूं सर। अगर मैं नहीं पसंद तो मेरी टीम भी नहीं पसंद, ठीक है। तो जैसे अगर कभी रिटायर ना होने का रीजन ये है कि जो लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं, हो सकता है इन फ्यूचर में कभी किसी को जरूरत पड़े मेरी, या उस जगह की जरूरत पड़े, तो हमारे सीनियर लोग एक हेल्प ले लेते हैं कि चीजें यार वहां तेरे कुछ एक लोग इतना पता करवा दे या इतनी हेल्प करवा दे, तो आपके लाइफ टाइम तक वो काम चलता है सर। इसलिए कहते हैं कि आदमी कभी रिटायर नहीं होता सर। मैंने जहाँ तक सुना है कि आप लोगों का काम ऐसा होता है कि कल को किसी देश में कहीं पकड़े भी गए तो सरकार आपको पहचानने से इनकार कर देगी, कह देगी हमारे देश का आदमी नहीं है। तो ऐसे में सर काम करने का मोटिवेशन क्या होता है? सर देखो, ये तो लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार जानबूझ के मना कर रही है। ये हमारी सरकार क्या, दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट होगी सभी मना करेगी। आज CIA का कोई आदमी अगर हमारे यहाँ पकड़ा जाता है, मोसाद का पकड़ा जाता है, तो उनकी भी गवर्नमेंट मना कर देगी। ये लॉ ही नहीं है, मतलब इंटरनेशनल लॉ कहता ही नहीं है कि भाई आप अपना जासूस या आप अपना कोई आदमी के थ्रू दूसरे देश में इंटरफेयर करोगे, वहां की कानून व्यवस्था को खराब करोगे। ये लॉ है पूरी दुनिया का और ये सबको पता है, लेकिन उसके बाद भी लोग काम करते हैं, क्योंकि हर देश को अपनी सुरक्षा बढ़ानी है, अपने जो सीमाएं हैं उसको सुरक्षित करनी है, अपने लोगों की हिफाजत करनी है। उनको ये पता होना चाहिए किसी भी देश को कि उसका बगल वाला पड़ोसी देश या उसका दुश्मन दोस्त कहीं उसके लिए कोई साजिश तो नहीं कर रहा है, ठीक है। इससे पहले कि कोई हादसा हो जाए, उस साजिश को पहले ही खत्म कर दिया जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है यार कि ये सबको पता है सर, दुनिया में हर एक का काम है। हाँ, ये बहुत है कि यार ऐसा मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, फिर भी लोग क्यों काम करते हैं। मैं अगर आपसे ये बोलूं कि सर बहुत सारी चीज़ें ऐसा है जो हमारे को हमारे निजी फायदे के लिए छोड़ देना चाहिए। नहीं, हमारे को हमारा निजी फायदा नहीं देखना चाहिए उसमें। जैसे बहुत सारे ऑपरेशंस ऐसे होते हैं या सीक्रेट सर्विस के जो भी बंदे काम करते हैं, तो उनको पता है कि यार आप दुनिया में कुछ भी करोगे आपको मेडल्स कभी नहीं मिलेगा। और मैं नहीं जानता कि आज तक दुनिया में कभी किसी सीक्रेट सर्विस एजेंट को कभी कोई मेडल मिला है। रूल्स ही नहीं है ना सर, क्योंकि आप कभी बताओगे सर, आप तो कभी बताओगे नहीं ऑपरेशन आपने किया, तो मेडल किस बात का? आपने तो ऑपरेशन किया भी और किया भी नहीं है, फिर तो लाइफ टाइम कभी अप्रिशिएशन भी नहीं मिलेगा। सर मैं आज आप मुझसे बोलो कि लक्की बिस्ट तू मुझे एक ऐसा प्रूफ दिखा दे कि तू भारत सरकार के लिए कभी काम करता था, मेरे पास तो मैं प्रूफ आपको कभी नहीं दिखा सकता सर, लिखित में है ही नहीं सर, कोई पेपर्स नहीं है मेरे पास, तो कुछ भी नहीं है ना।
मेरे पास कौन सा पेपर है कि मैंने कभी कोई ऑपरेशन में किया था? मेरे पास कौन सा ऐसा कागज है कि मैं कभी एजेंट रहा हूं? मेरे पास कोई पेपर नहीं है। लेकिन आपको मानना है तो मान लो, नहीं मानना मत मानो। अगर आप मुझे बोलोगे कि भाई नहीं यार मुझे तो प्रूफ चाहिए भाई, जैसे तेरा आधार कार्ड है, मुझे ऐसा प्रूफ चाहिए कि तूने दुनिया में कभी ऑपरेशन किया है, तूने भारत सरकार के लिए काम किया है, मतलब प्रूफ। भाई कभी कोई मेरी फोटोज पड़ी हैं, उन फोटो से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जैसे आपने कभी लोगों ने देख लिया मेरी प्राइम मिनिस्टर मोदी सर के साथ फोटो, ठीक है, कभी आपको एनएसजी जाने का मौका मिले तो शायद आपको वॉल में एक नाम दिखेगा, लेकिन मैं ये भी प्रूफ नहीं कर सकता ये नाम मेरा ही है। मैं तो ये भी प्रूफ नहीं कर सकता भाई जो वास्तव में ये फोटो है ये मेरी है। अगर आप कल प्राइम मिनिस्टर सर से पूछोगे तो भी गिने कर देंगे, बोले मुझे नहीं पता भाई। क्यों? प्रूफ कुछ नहीं होता एक सीक्रेट सर्विसेज के एजेंट का सर, कभी प्रूफ नहीं होता। वो कभी चाह के, आपको अगर मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो। तो ज्वाइनिंग के टाइम पे कोई लेटर वगैरह? नहीं, ज्वाइनिंग के टाइम पर होता है सर, जब स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग करते हैं, जब तक हम काम कर रहे हैं तब तक कुछ ना कुछ पेपर्स तो है, चाहे वो पेपर्स हमको बार बार चेंज किया जाता है, ठीक है, लेकिन कोई ना कोई तो उस टाइम है आपके पास। ओके, लेकिन वो बाद में वो क्या होता है फिर? बाद में आप जब भी जाओगे आपसे कुछ एक डॉक्यूमेंट्स में साइन कराया जाएगा, बहुत सारे, और जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भारत सरकार के जो टर्म्स एंड कंडीशन, उन सारे आपको एक रिटायरमेंट कह दो, जैसे मैंने रिजाइन लिया है क्योंकि मैंने 60 ईयर या जो भी है मैं उतनी पूरी जॉब करके नहीं आया, तो जो भी जितने पेपरों में साइन किया, मुझे तो सर देखो सारे पेपर तो मैंने भी नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि आते समय मैंने भी इतने ढेर सारे पेपर पर 6000 पन्ने साइन करके आ रखा हूँ मैं भी। अब मुझे नहीं पता उन पन्नों में क्या लिखा होगा, ठीक है, शायद मेरी जीवन बीत जाता उनको पढ़ते पढ़ते। तो मैंने किसी फिल्म में तो देखा है कि शायद एक एजेंट रिटायरमेंट मांगता है या रिजाइन कर रहा होता है तो उसको करने नहीं देते। सर मेरे को 8 महीने लग गए, बाकी की छोड़ दो आप। बेसिकली उनको डर होता है कि ये हमारे चीजें लीक ना कर दे बाहर। नहीं, उसके लिए तो हमारे पास और भी सर्वेलेंस है सर, कंटिन्यू। ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई एजेंट कभी रिटायर हो जाता है या चला जाता है तो उसके ऊपर सर्वेलेंस नहीं होता। सर्वेलेंस तो पूरा कंप्लीट सर्वेलेंस तो करते ही हैं सब लोग, ठीक है, उस चीज़ का नहीं है। लेकिन वो चाहते नहीं है कि सर एक आदमी इस तरह से, जिसको मतलब गवर्नमेंट ने बहुत तैयार किया है, जिसके पीछे, ठीक है, उसने बहुत सारी ट्रेनिंग ली है, जो हो सकता है कि उनके लिए आगे के लिए भी बहुत काम करे, उससे गवर्नमेंट, हर आदमी चाहता है ना सर कि यार आपका थोड़ा काम और निकल जाए आपसे। ये तो किसी भी चीज़ में, अगर आप एक गाड़ी भी लोगे तो गाड़ी को आप कहोगे यार 2 दिन और चला लूँ, 4 दिन और चला लूँ, मैं इसको बेचूँ ना, हो तो हर चीज़ पर ही है सर। तो आपने बोला जैसे आपने रिजाइन दिया है, तो गवर्नमेंट को ये डर नहीं है कि रिजाइन करके ये कहीं और मिल जाए कल को? सर देखो, अब डर है या नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ सर, लेकिन सवाल देश का है, नहीं देश बात का बहुत बड़ी है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि यार ऐसा तो सर मैं एक आर्मी ऑफिसर भी रिटायर होता है तो मैं उसके ऊपर भी कह सकता हूँ कि यार एक बहुत सीनियर आर्मी ऑफिसर है जिनकी गाड़ी में 1 स्टार लगते हैं, 2 स्टार लगते हैं, 3 स्टार लगते हैं, 4 स्टार लग सकते हैं, यानी कि एक ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, वो भी एक टाइम में रिटायर होते हैं, जिनको इस देश के बारे में बहुत कुछ पता होता है सर, इस रैंक से, ठीक है, जो एक ब्रिगेड को कमांड कर रहे हैं, उसके बाद एक डीव को कमांड कर रहे हैं, उसके बाद एक कोर को कमांड कर रहे हैं, उसके बाद इस देश को कमांड कर रहे हैं। रिटायर कहीं ना कहीं वो भी तो होते ही हैं सर, लेकिन फिर भी शायद मिलिट्री की इंफॉर्मेशन मेरे से ज्यादा उनके पास होगी सर। ओके, फिर भी उनको एक टाइम तो है ना सर, इतना तो गवर्नमेंट को इतना तो मानना पड़ेगा सर। तो क्या इतना ही आसान होता है जैसे वो सेपरेट होते हैं अपने डिफेंस से, फौज से, आपका भी सेपरेट होना इतना ही आसान होता है? नहीं, हमारा थोड़ा सा बहुत सारी चीजें ऐसा है, क्योंकि हमारे जितने भी ऑपरेशन चलते हैं वो सारे कोविड चलते हैं सर, वो कभी किसी को पता नहीं होता है ना। सीक्रेट सर्विस के जो भी ऑपरेशन चल रहे हैं या जो चलने वाले हैं, या इसमें कौन से लोग इंक्लूड हो सकते हैं या कौन से लोग अभी तक काम कर रहे हैं, लेकिन आप एक ट्रस्ट, एक विश्वास है सर, उस विश्वास के ऊपर काम होता है दुनिया में। और बाकी मैंने आपको बोला कि उसके लिए बाकी पीछे सर्वेलेंस चल रहा है, लोगों की नजरें हैं। गवर्नमेंट ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट तो मेरे ऊपर तो छोड़ दो सर, गवर्नमेंट तो एक मूंगफली बेचने वाले के ऊपर भी नजर रखती है आज के टाइम में, जो गली में एक आदमी ठेला लगा के सब्जी बेच रहा है, ठीक है, कहीं पर एक आइसक्रीम का ठेला लगाया हुआ है, तो सर्वेलेंस में तो वो भी है सर। वो हो सकता है एक छोटे लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है जो पुलिस की, वो उस पर नजर रख रही होगी, है ना, उससे ऊपर थोड़ा आई भी रख रही होगी सर। कोई ना कोई कहीं ना कहीं, आप अगर इस देश के अंदर रह रहे हो तो डेफिनेटली आपके ऊपर सर्वेलेंस तो किया जाएगा सर। हम कई बार ऐसा न्यूज़ वगैरह में सुनते हैं कि कहीं किसी पाकिस्तान जैसे किसी देश में कोई आदमी नमाज पढ़ रहा था और उसको ठोक करके कोई चला गया, तो बाद में पता चलता है कि ये कोई अननोन एजेंट मतलब था। बिल्कुल बिल्कुल जहूर मस्जिद से स्टार्ट हुआ था सर। IC 814 के हाईजैकर्स थे लोग, जो 99 में एक प्लेन हाईजैक हुआ था मौलाना मसूद अजहर को, जिसमें छुड़ाया था। तो हाँ सर, ठीक है, कहीं ना कहीं से एक इन्फॉर्मेशन मिली कि हाईजैकर्स आज भी पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं कई टाइम से, ठीक है सर, और अपनी भेष बदल के रह रहे हैं, आज तो कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। तो कोई ना कोई अननोन गनमैन है जो इनको मार रहा है। कभी आपको मौका मिला ऐसा कुछ करने का? देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं सर, जिस चीज़ के लिए आदमी बना होगा, अगर एक
टीचर अगर किसी बच्चों को पढ़ाने के लिए गया है तो बच्चों को पढ़ा ही रहा होगा सर, है ना। एक पुलिस वाले को जिम्मेदारी गई है, तो चोरों को अरेस्ट करेगा, क्रिमिनल को, गैंगस्टर को, तो इसमें तो क्वेश्चन वाली बात ही नहीं यार। तूने उससे क्वेश्चन पूछेंगे यार तूने कभी किसी चोर या गैंगस्टर को अरेस्ट किया है? अगर किसी आप सोल्जर से पूछो यार कि भाई तू फौज में रहा हुआ है, तूने कभी गोलियां उलियां चलाई है, तो जो जिस चीज के लिए बना वही काम लिया जाएगा सर उससे। तो लेकिन उसके बारे में बताना मुश्किल होगा सर। मैं आपको क्या बोलूँ सर, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सीक्रेट है वो सीक्रेट ही रह जाए सर। ठीक है, परफेक्ट। मैं काफ़ी सारा ये बही खाता लेकर गया हूँ आपके लिए। ये अच्छा, मैंने दूसरों के देश में जा कर के आप वहाँ पर कई बार उनके साथ मिलजुल करके रहते हो, मतलब जो हमने फिल्मों में भी देखा है, फैमिली मैन हो गया या एक था टाइगर हो गया, कई सारी वेब सीरीज बनती हैं, वहाँ दोस्त यार बन के रहते हैं, उनकी भाषाएं बोलते हैं, उनके साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं, वो उसी देश के हैं, वो सब कुछ उसका प्रेम उसी से है। ये कितना आसान होता है या कितना मुश्किल होता है? सर दुनिया में बहुत मुश्किल होता है किसी और की जिंदगी को गुजारना। अगर मैं ही आपसे बोलूं कि यार आपको जीवन में किसी और की लाइफ गुजारनी हो, कितना मुश्किल है सर। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, शायद लोग भी आसानी से समझ जाएंगे। भाई पिक्चरों की शूट चलती है, पिक्चरों की शूट लोगों ने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा शायद उनको कभी मौका मिल जाएगा। आजकल तो बच्चे भी रील बनाते हैं भाई, बच्चे भी आजकल मोबाइल में रील बनाते हैं। तो रील बनाने से लेकर पिक्चर की शूट तक, जब पिक्चर की शूट होती है ना सर, एक एक्टर को बोला जाता है एक्शन, और वो एक्टर 50 टेक लेता है एक डायलॉग बोलने में या कैरेक्टर को जीने में। अब आप सोचो सर कि सिर्फ उसे 1 मिनट या 2 मिनट का एक्टिंग करने में 50 टेक लेने पड़ जा रहे हैं, जिसकी वो दुनिया भर की प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन अगर आपको किसी आदमी की दूसरी लाइफ जीनी है, वो भी अपने दुश्मन देश में, जहां पर एक गलती होगी तो सजाए मौत, तो कितना डिफरेंट है आपने समझ लिया होगा सर। उसकी ट्रेनिंग फिर कैसे होती है? ट्रेनिंग तो क्या इसकी ट्रेनिंग होती भी है? बिना ट्रेनिंग प्रिपेयर करके जाते हैं? बिना ट्रेनिंग के तो कुछ होएगा ही नहीं लाइफ में। ट्रेनिंग तो डेफिनेटली होगी सर, बिल्कुल। मैं आपको एक बहुत छोटी आसान शब्दों में एक लाइन में समझाता हूँ। जो लोग फ्यूचर में एक्टिंग भी करना चाहते हैं या लगता है कि दुनिया में एक अच्छा स्पाई बन सकते हैं या किसी और की ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, तो एक बहुत आसान शब्दों में बताता हूँ भाई। रियल लाइफ और किसी और का किरदार जीने में, किसी और मतलब बहरूपिया कह लो या किसी और का कैरेक्टर बोलो या एक्टिंग करना बोलो, एक लाइन में फ़र्क बताऊंगा, समझ जाना, क्योंकि उसके लिए थ्योरी बहुत लंबी है सर। जब हम आपसे बात कर रहे हैं ना सर, अभी हम बात कर रहे हैं, हम रियल है, नेचुरल है, लक्की बिस्ट अपनी लाइफ जी रहा है, आप भी अपनी ही लाइफ जी रहे हो, तो कोई फर्क नहीं है। जो भी मैं, ये हमारी रियल है, जो मैं बोल रहा हूँ रियल है, जो भी आप सुन रहे हैं रियल है, मेरे जो हाथ हिल रहे हैं सब कुछ रियल है, ये रियल जिंदगी है जो हमारी अभी बातचीत चल रही है। अगर यहीं पर कैरेक्टर चेंज हो जाता है और लक्की बिस्ट को किसी और की लाइफ जीनी पड़ती है या मुझे किसी और का किरदार प्ले करना पड़ता है, तो रियल और दूसरे के किरदार में क्या फ़र्क है? जब हम रियल लाइफ जीते हैं, रियल लाइफ में क्या होता है, हमारे इमोशन पहले से होते हैं, वर्ड्स हमारे बाद में निकलते हैं। ध्यान से समझना शब्द को सर। जो हमारे इमोशन होते हैं ना, सपोज करो मुझे आपके ऊपर गुस्सा आया, मैं आपको 4 गाली दूंगा, मैं गाली बाद में दूंगा, गुस्सा मुझे पहले आ चुका है। मेरी बात समझे सर? यहाँ पर क्या हो गया, मेरे अंदर इतना गुस्सा आ गया, फिर मैंने आपको 4-5 गालियां दे दी, मेरे शब्द बाद में निकले। अब हम आ जाते हैं कैरेक्टर को जीने में। कैरेक्टर में हमारे पास शब्द पहले होते हैं सर, इमोशन बाद में निकलते हैं। दोनों का फर्क समझे? यहाँ मुझे पहले से पता है कि मुझे रोने की एक्टिंग करनी है। एक एग्जांपल के लिए, मुझे सैड होना है, सैड होना है, मेरे पास शब्द पहले हैं सर, मेरे पास वर्ड्स पहले हैं, इमोशन बाद में लेके आने हैं। बस एक बहुत छोटा सा फर्क, अगर आप समझ गए, समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? थोड़ा और एक्सप्लेन करो वापस। रियल लाइफ के अंदर हम एक दोबारा से हम लोग रियल लाइफ में है, लक्की बिस्ट की लाइफ में है, सिन्हा सर आप अपनी लाइफ में है, ठीक है। आपको मुझसे जो भी बात करनी है, आपको मेरी बातें अच्छी लगी, तो आपके दिमाग ने बोला यार कि बातें अच्छी लगी हैं इसकी, आपने मुझे बोला लक्की जी तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लगी, लेकिन इमोशन आपके पहले आ चुके हैं कि इसकी बात मुझे अच्छी लगी है, शब्द बाद में निकले हैं ना सर आपके कि यार तुम्हारी बात मुझे अच्छी लगी, ठीक है। आपको मेरे ऊपर गुस्सा आया किसी बात पर, तो आप पहले, आपका गुस्सा अंदर आएगा ना सर, पहले थोड़ा सा तो गुस्सा आएगा, फिर आप बोलोगे यार मुझे तेरी ये चीज सही नहीं लगी, वर्ड्स बाद में निकल रहे हैं। अब हम चेंज कर देते हैं, अभी मुझे ये बोलना है कि मुझे आपके ऊपर गुस्सा करना है, अब मैं किसी और के कैरेक्टर में हूं और मुझे यहां पर आकर आप पर गुस्सा करना है, ये मुझे शब्द पहले मिल चुके हैं कि मुझे गुस्सा करना है,
इमोशन बाद में आएंगे। मेरी बात समझ रहे हो सर? हाँ। ये मेरे यहाँ उल्टा हो चुकी है चीजें। यहाँ मेरे पास शब्द पहले है, मेरे पास कैरेक्टर जीने के लिए पूरी स्क्रिप्ट पहले है कि मुझे इस कैरेक्टर में ये बिहेव करना है, कब रोना है, कब हंसना है, कब दोस्ती की एक्टिंग करनी है, ठीक है, कब गुस्से की एक्टिंग करनी है। शब्द मेरे पास सब पहले से हैं। इमोशन लाना है, वही दूसरे की लाइफ को जीना होता है सर। दोनों में एक छोटा सा फर्क है। वहाँ इमोशन पहले होते हैं, शब्द बाद में निकलते हैं। यहाँ शब्द हमारे पास पहले से होती है, कहानी हमारे पास पूरी पहले से होती है ना, और हम इमोशन को लेके आते हैं, वही हम दूसरे के किरदार को जीना होता है सर। तो मुझे ये बताओ सर, पाकिस्तान जैसे कंट्री में मान लो आपको जाकर के रहना है, किसी का दोस्त बन के, किसी का भाई बन के, अब क्या तैयारियां शुरू होंगी उसके लिए? सर देखो, डिपेंड करता और है कितने दिन पहले तैयारी नहीं, अभी सर एक्चुअली क्या होता है, बहुत डिफरेंट है। क्या मुझे परमानेंट रहना है पाकिस्तान में? ठीक है, मैं आपको ऐसा, एक स्पाई, एक एजेंट, मुझे परमानेंट वहां पर, ठीक है, मुझे वहां स्पैरो बनकर रहना है, ठीक है सर, सिर्फ मैं मैसेज को अप डाउन करूंगा, मुझे सिर्फ एक ऑपरेशन करने जाना है हिटमैन के लिए, या मुझे परमानेंट ही पाकिस्तान रहना है, तो बहुत डिफरेंट है सर। अगर किसी आदमी को, फॉर एग्जांपल, कि मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ कि हमारे देश के लेजेंड स्पाई रविंदर कौशिक सर, सबने नाम सुना होगा, शायद कोई ऐसा हिंदुस्तानी होगा जिन्होंने उनका नाम नहीं सुना सर। एक थिएटर आर्टिस्ट से वो पाकिस्तान जाने से पहले पूरी तैयारी करके जाते हैं सर, पूरे पाकिस्तान को समझते हैं, उनके धर्म को समझते हैं, हर चीज़ जो भी वहाँ पर धर्म फॉलो होता है, सब चीज़ को लोग समझते हैं। समझने के बाद पूरी ट्रेनिंग कर चुके हैं, वो चाहे 2 साल की करके जाएं, 3 साल की करके जाएं, सब कुछ कर दी उन्होंने यहाँ पर। फिर वो पाकिस्तान जाते हैं, उनको पहले से पता होता है कि पाकिस्तान में जाने के बाद उन्होंने क्या करना है, वहाँ वो किसके पास रहेंगे, कौन उन्हें सपोर्ट करेगा। फिर वो पाकिस्तान में ही पढ़ाई करते हैं, वहीं से लॉ की पढ़ाई करने के बाद वहीं से वो पाकिस्तान आर्मी के अंदर कमीशन लेते हैं, ठीक है सर। कमीशन लेने के बाद वो वहाँ मेजर रैंक तक आते हैं, परमानेंट, और वहीं वो शादी करते हैं, एक शादी भी वहीं करते हैं, बच्चा भी उनका वहीं होता है, ठीक है। ये एक दूसरी चीज हो गई सर, परमानेंट आप वहीं हो सकता है कि वो जीवन भर वहीं पर रहते। एक आप मेरी बात समझ गए, ठीक है। अब एक दूसरा कैरेक्टर आपको बताता हूँ। तो ऐसे में क्या इमोशन भी जाग जाएगा? शादी हो गई, बच्चे हो गए, सर या मैं इमोशनलेस रहेगा वो आदमी? नहीं, मैं आपको एक चीज, चलो इसको भी मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि सीक्रेट सर्विस की दुनिया, ये वर्ल्ड आपको क्या कहता है? ये कहता है कि आप किसी भी मुल्क में जाओ, कहीं भी रहो, कोई भी बिजनेस करो, कितने भी पैसे कमाओ, वहाँ पर जाके शादी करो, बच्चे पैदा करो, वहाँ पर रहो, बस एक चीज़ मत बोलना देश कि आप एक हिंदुस्तानी हो और वहाँ क्यों आ रखे हो, आपका मकसद मत भूलना सर। अब आप इसको इमोशन से, बाकी आपको सारा आंसर मिल गया होगा इसमें। सब कुछ करो सर आप, लेकिन एक चीज़ मत भूलना कि आपकी यहाँ पर आने की वजह क्या है। सलमान खान की जो मूवी आई थी एक था टाइगर सर, उसमें यही हुआ था, कटरीना कैफ पाकिस्तान की, उसको उससे प्यार हो गया, अब प्यार हो गया तो बाद में उसने रिजाइन भी कर दिया। ऐसा कभी कुछ वाक्य आपके साथ हुआ? सर प्यार मोहब्बत हुआ? मेरे साथ तो क्या, आज तक मैंने इंडियन हिस्ट्री में ही नहीं देखा सर किसी के साथ ऐसा। तो अच्छा, ऐसा मैंने नहीं इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आज तक कभी नहीं देखा ऐसा कि किसी स्पाई ने, किसी एजेंट ने किसी लड़की के खातिर अपने देश को छोड़ दिया, है ना। तो मुझे तो आज तक मैंने कभी सुना भी नहीं। मैंने जितनी भी केस स्टडीज पढ़ी हैं, या मेरे सीनियर्स लोगों ने हमारे को जितनी भी डीब्रीफिंग दी है, तो मुझे अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ सर। मेरे साथ तो दूर की बात, मतलब मैंने आज तक, हो सकता है कभी हुआ हो, लेकिन मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं कभी है। प्यार मोहब्बत की फीलिंग आई हो किसी और के साथ, किसी और देश के? सर मैं आपसे एक स्पाई चीज के साथ? पूछता हूँ, प्यार मोहब्बत की फीलिंग कब आती है इंसान को? कब आती है? हाँ, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ दूं कि चलो आप ये बताओ कि किसी भी लड़के को, किसी भी इंसान को, किसी लड़की के लिए प्यार मोहब्बत की फीलिंग आती कब है सर? ये बताना मुश्किल है, कब आती है? शायद मेरे हिसाब से जब एक इंसान कंफर्ट हो, बिल्कुल आराम से फ्री, थोड़ा सा हाँ, मेंटली फ्री सर। बिल्कुल सही। हाँ, अगर मैं आपको बोलूं आपकी जेब में 1 रुपए नहीं, आप वैसे ही परेशान, शाम का खाने का आपका पता नहीं, प्यार हो ही नहीं सकता, ठीक है फिर। हाँ। तो सर आपका तो टेंशन से नहीं निकलोगे पहले, शायद प्यार बाद में नजर आएगा आपको, या 2 मिनट के लिए वो अच्छा लग जाए, वो अट्रैक्ट है, वो प्यार नहीं है। अब हम दूसरी दुनिया में आ जाते हैं, स्पाइनोस की दुनिया में ना सर, सीक्रेट सर्विस की दुनिया में, एक इंसान जब जाता है ना सर, उसके ऊपर इतना सबसे पहले दुश्मन मुल्क में गया है, हर एक तो उसको दुश्मन की नजर से ही दिख रहा है, चाहे वो लड़की हो चाहे कोई भी हो। मैं ये बोल दूं कि दुनिया की सबसे सुंदर लड़की भी उसको 3 बारी पीछे मुड़ के देख लेना है, वो रात भर नहीं सोएगा। वो इसलिए नहीं सोएगा कि लड़की बहुत सुंदर है, नहीं, वो कहेगा सर ये थी कौन, कहीं स्पाई तो नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो कि सबसे सुंदर लड़की ने उसको सिर्फ 2 बारी पलट के देख ले यूं करके,
वो सुंदरता पर नहीं जाएगा, वो सोएगा ही नहीं सर। वो मतलब अपने मिशन में इतना घुसा हुआ है, सर, उसी कंटेक्स्ट में देखेगा कंटेक्स्ट में क्यों उतनी टेंशन में, क्योंकि यहाँ मौत हावी है। मेरी बात समझ रहे हो सर? यहाँ मौत इतनी हावी है, जब मौत आपके ऊपर इतनी हावी होती है ना सर, तो फिर प्यार की कोई जगह ही नहीं बचती सर। डर होता है मौत का? नहीं, मौत का डर किसको नहीं होगा दुनिया में सर। और मैं कहता हूँ कि डर होना भी चाहिए सर। अगर मैं मानूं तो मैं कहता हूँ डर थोड़ा सा इंसान के अंदर होना चाहिए। अगर आपके अंदर डर नहीं होगा ना, आप सेफ नहीं होंगे यार। जब भी आप अपने घर से निकलो, आपको लगना चाहिए आज कुछ हो सकता है, तभी आप हमेशा चौकन्ने रहोगे सर। जिस दिन आपको ये लग गया कि यार मुझे कुछ नहीं होगा, उसी दिन आपके साथ कुछ होगा। डर आपको हमेशा बचा के रखता है सर। डर वो है जो आपको गलत काम करने से रोकता है सर। अगर आपके अंदर डर नहीं होगा सर, आप आज, मैं आपसे ये बोलता हूं कि आज आप क्यों कानून को मानते हो? मैं नहीं मानता यार, आप 100% देशभक्त हो। डर है आपके अंदर सर इस कानून का, और वो डर होना चाहिए सर। अगर आप, मैं नहीं मानता कि यार आप जब लाल बत्ती जलती है ना और आपको बहुत अर्जेंट काम से होता है, तो आप घड़ी में 10 बारी देखते हो, लेकिन 1 मिनट का वेट करते हो, ठीक है? वो डर है आपके अंदर, और वो डर होना चाहिए चीज है। फिजिकली कितने कैपेबल होते हैं ऐसे एजेंट्स, स्पाई एजेंट्स? जैसे फिल्मों में हम देखते हैं सलमान खान अकेला ही घुस करके 200 को निपटा देता है। एक्चुअली क्या है सर, एक स्पाई के अंदर बहुत चीजें, एक एजेंट के अंदर कुछ तो अलग होगा, तभी उसको पूरी देश की जिम्मेदारी दी है सर। उसको दुश्मन देश में भेजा जाता है, और ये भी पता होता है कि इस एजेंट के एक गलती से हमारे डिप्लोमेसी खराब हो सकती है, डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब हो सकते हैं। हो सकते हैं ना सर। एक बंदे की वजह से 2 देशों के रिलेशन खराब हो सकते हैं, तब भी उसके ऊपर भरोसा किया जाता है। वो भरोसा उसकी काबिलियत के ऊपर किया जाता है सर। जब पूरा देश आपके ऊपर भरोसा कर रहा है, तो डेफिनेटली ये तो बहुत छोटी बात है कि वो फिजिकली कितना स्ट्रांग होगा, चीज़ें कितना स्ट्रांग होगा सर। वो डेफिनेटली स्ट्रांग होगा, तभी 140 करोड़ का देश उस बंदे के ऊपर भरोसा कर रहा है सर। यहाँ पर एसएफ कमांडो कर्नल शिवेंद्र आए थे। बिल्कुल। तो उनसे हमने एक सवाल पूछा था कि अभी इस पॉडकास्ट रूम में यहाँ पे 7-8 लोग हैं, तो हम 7-8 लोगों को निपटाने में आपको कितना टाइम लगेगा? सर उनके अंदर बहुत ही स्टेमिना होगा। मेरी बात नहीं समझे सर। वो अपने स्टेमिना से उनको थका देंगे सर। उनका जवाब ये था कि इस कमरे में अगर बात है तो हो सकता है 1-2 पंच आप हमें लगा दो, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन खुला मैदान दे दो तो सबको भगा के मारूंगा। तो मैं आपको स्टेमिना की बात कर रहा हूँ। तो ये सवाल आपसे है कि आपको कितना टाइम लगेगा हम लोग को निपटाने में? नहीं सर, एक्चुअली क्या होता है, देखो मैं बस, क्वेश्चन अच्छा है। अगर आप इंडियंस हैं तब तो सर मैं जवाब ही नहीं दूंगा, क्योंकि अगर ये कह देते हैं, अगर मुझे गवर्नमेंट ये बोल देती है कि यार ठीक है जो भी करना है वो कर लो, कोई केस नहीं लगेगा ऊपर, मेरी बात समझे, इस कमरे से बाहर जाने के बाद कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी, तो मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि शायद जो स्टार्टिंग के 1 या 2 होंगे, उनको देखने के बाद बाकी 4-5 लोग बाहर चले जाएंगे सर। ऐसा क्या होगा? खुल के बताइए जरा। खुल के ये बताऊंगा सर, वो 1 या 2 लोग होंगे, कभी उठेंगे नहीं सर। मतलब ऐसे मारोगे बेरहमी से? नहीं सर, मतलब कि बेरहमी से जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर। आदमी को मरने के लिए आदमी बहुत छोटा सा लगता है, आदमी का बहुत नाजुक होता है सर इंसान। इंसान इतना नाजुक होता है कि अगर इंसान के हार्ट पर एक हल्का सा सुई की नोक भी लग जाए तो इंसान मर जाता है सर। अगर आप 50 गोलियां किसी को मारो तो हो सकता है बच जाए, क्योंकि आपका ब्लड नहीं निकलना चाहिए तब तक। मेरी बॉडी में अगर 20 गोलियां भी लग जाए तो बस शर्त ये होनी चाहिए कि वो बुलेट मेरे हार्ट को टच नहीं होनी चाहिए, मेरे ब्रेन को टच नहीं होनी चाहिए, और मैं हॉस्पिटल जाने तक मेरा खून बचा रहे मेरी बॉडी के अंदर जितना जरूरत है मेरे हार्ट को, तो मैं बच जाऊंगा सर। उदाहरण है इस देश में सर, 20-20 गोलियां लगे हुए आज देश में है ना सर। परमवीर चक्र लिए हुए हैं सर, आज भी लिए ना, 20-20 बुलेट लगने के बाद लगे हैं ना सर। वो क्यों लगे हैं? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एनिमी के किस जगह पर आपको मारना है, वो जगह आपको पता होनी चाहिए सर। तो उन 1-2 के साथ क्या करोगे आप? कहाँ मारोगे? क्या करोगे? तो मतलब मैं आपको यही बोल रहा हूँ सर कि उन 1-2 के लिए 1-2 हिट ही बहुत हैं सर। उनकी हालत देख के जो 4-5 लोग हैं वो चले जाएंगे बाहर। बस उसमें यह है, मैंने आपको ये बोला सर कि पहले ही शर्त ये होनी चाहिए कि यार कोई भाई फिर दोबारा 4 साल 5 साल के लिए अंदर नहीं जाएगा लक्की बिस्ट। वैसा है ना सर। ये मैंने सुना आप जेल भी गए हैं। बस वही है, 4 साल रहे सर जेल के अंदर। क्या किस्सा था वो सर? बस अब क्यों गए थे? एक्चुअली क्या हुआ कि उस टाइम की जो भी गवर्नमेंट थी 2011 में सेंटर में, उनको लगा कि सर 2 लोग थे, आप गैंगस्टर ही बोलूंगा सर मैं नहीं कहता हूँ, कानून बोलता है गैंगस्टर है, ठीक है। कई जगह के थानों में जो एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज है, जो अदालतों में जो चार्जशीट दर्ज है, तो मतलब हमारे पुलिस प्रशासन न्यायपालिका कहती है कि उन्होंने हत्याएं कर रखी हैं, अपहरण कर रखे हैं, फिरौती ये लोग लेते हैं। ये मेरा कहना नहीं है, जो भी उनकी जो बही खाते हैं वो कहते हैं। तो किसी ने उन दोनों की हत्या कर दी, लेकिन ऐसा है उनके पास बहुत पॉलिटिकल हाथ था उनके ऊपर। पॉलिटिकल हाथ कैसे था, मैं आपको एक ही चीज़ में ये बता दूंगा कि जो 2 लोग भरे मार्केट में दिन के 12 बजे दिन दहाड़े हत्या कर सकते हैं पुलिस स्टेशन के सामने, सर गवाह तो होंगे वहां पर।
यार 12 बजे आप हत्या कर रहे हो भरी मार्केट में, हम्म, 200 मीटर दूर आपसे कोतवाली है, 150 मीटर दूर आपसे चौकी है, और आप गोली मार रहे हो एक ऑटो के अंदर ही एक आदमी को। ऑटो में बगल में 2 लोग और बैठे हैं, लेकिन आप शूट एक को करते हो दिन दहाड़े। ठीक है। लेकिन आपके पास इतनी पॉलिटिकल पावर है कि आप केस से जमानत में बाहर नहीं आते हो 6 महीने में, आपका केस 6 महीने में खत्म हो जाता है। ओके। बड़ा अजीब सा लगता है ना सर। हाँ, हाँ। इस देश में जहां बेचारा एक छोटा सा आदमी जिसने कुछ चोरी कर रखी है, वो भी 1.5 साल से अंदर बैठा पड़ा है, जिसकी महज 5,000 रुपए में जमानत हो सकती है आज। आपके पास 5,000 रुपए होंगे तो जमानत में बाहर आ जाएगा। वो 1.5 साल से जेल के अंदर है, लेकिन यहाँ एक आदमी दिन दहाड़े आदमी को शूट करता है और 6 महीने में उस केस को खत्म कर दिया जाता है। तो आप समझ ही सकते हैं कोई ना कोई तो पॉलिटिकल पावर लोग होंगे पीछे। तो आपका किस जुर्म में गए थे आप? तो मैं उन्हीं लोगों की हत्याएं हो गई थी जिन्होंने कारनामे करे। अच्छा। तो उस टाइम की गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि हत्या मैंने करी है सर। उनको ऐसा लगा, शक था उनको, तो उन्होंने इस केस में मुझे अरेस्ट किया और जेल डाला, और 4 महीने में मैं 11 जेलों में रहा। 11 जेलों में? 11 जेलों में आप क्या करें सर। देखो, एक मैं कोई ना तो मैं कोई आतंकवादी, ना मैं कोई टेररिस्ट, तो मैं ये पूछना चाहूंगा सर कि ऐसा मैंने क्या कर दिया यार कि आप मुझे 11 जेलें घुमा रहे हो। ओके, ठीक है। ऐसा मैंने, आप कौन सा हिंदुस्तान का ऐसा गैंगस्टर है सर जिसको आपने 11 जेलें घुमा दिया? क्या वजह रही एक जेल से दूसरे सर ये तो गवर्नमेंट, ये तो उस टाइम की गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए 11 जेलें घुमाने का। सर आपको मुझसे दिक्कत है, आपने मुझे तो सिंगल सेल में डाला है ना। अरे मुझसे दिक्कत है जेल में, चलो आप, मेरा डिसिप्लिन खराब है, कुछ भी है भाई, मुझे आपने सिंगल सेल में डाल दिया, उस सेल में तो कोई भी नहीं है। आप मुझे हिंदुस्तान का आप कोई भी बोलो यार, कोई गैंगस्टर बोलो, कोई टेररिस्ट बोलो, आपने तो अफजल गुरु को भी एक ही जेल में रखा यार, आपने मौलाना मसूद अजहर को भी एक ही जेल में रखा JNK के, तो आपने मुझे क्यों 11 जेलें घुमाए सर? और कितना टाइम समय लगा निकलने में आपको? 4 साल लगे सर। 4 साल रहे आप? 4 साल रहा सर। ओके। और 4 साल तक चांद और तारे नहीं देखे मैंने सर। तो अंदर कोई पहचानने वाला मिला आपको, मतलब स्पाई एजेंट टाइप ऐसा कुछ? नहीं, स्पाई एजेंट तो नहीं मिले सर, गैंगस्टर ही मिले। स्पाई एजेंट तो कहाँ होंगे जेलों में? जेलों में देखते हैं, फिल्मों में भी देखते हैं, गैंग वॉर हो जाता है, इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है, लेकिन पता चलता है कि अंदर उसके पास मोबाइल फोन वगैरह सब है, इन्फॉर्मेशन सब पहुंच रहा है। बिल्कुल पहुंच रहा है। ऐसा होता है? हो ही रहा है ना सर, जेल के अंदर जो भी गैंग वॉर चलता है, आपको किस जेल की लाइफ के लिए, तो सर मैं आपको क्या बोलूं, जेल में सब कुछ है, आपका पैसे है ना, सब है जेल में, पैसे होने चाहिए। ओके, तो पैसे तो लेकिन बाहर हैं, बाहर से अंदर कैसे पहुंचता है सर? कनेक्शन? डेफिनेटली बिना आपके घर के अंदर आपकी मर्जी के कोई आएगा सर? नहीं। तो बस अगर आपका घर है, अगर मैं आपके घर के अंदर आ रहा हूँ तो आपकी मर्जी से आ रहा हूँ सर, तो बिना आपकी मर्जी से आऊंगा नहीं। तो जेल में जिनका कंट्रोल है, जेल की जिम्मेदारी जिनको दे रखी है, तो उनमें से कुछ लोग होंगे जिनकी मर्जी से अंदर आ रहा है चीजें। अच्छा, अंदर आने से एक मेरा क्यूरियोसिटी वही है, आपने बोला ना 2 लोगों को ऐसा मारूंगा बाकी लोग भाग जाएंगे, तो वो 2 लोगों के साथ आप करोगे क्या, ये मुझे जानना है। मान लो कोई बंदा आता है आपके पास, अब क्या करोगे आप उसको? वो पता है छुरा चक्कू लेकर के आ रहा है आपको मारने के लिए, क्या करोगे? एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको ये समझाता हूँ थोड़ा सा उस तरह से। हमारा क्या होता है ऑपरेशन में, जब हम लोग USC वगैरह सीखते हैं, अनआर्म्ड कॉम्बैट सीखते हैं हम लोग, वो हमारे को क्यों सिखाया जाता है? जब भी हम किसी ऑपरेशन में जाते हैं, कभी कोविड ऑपरेशन में जाते हैं, और हमारे को इन्फॉर्मेशन मिलती है यार एक रूम के अंदर 4 मिलिटेंट हैं, 4 इंसर्जेंट हैं, 4 एंटी एलिमेंट्स हैं, उनको हमें किल करना है ऑपरेशन में। तो हमारी एक टीम जाती है, एग्जाम्पल के लिए हम 7 लोगों की टीम गई, 5 लोगों की, 9 लोगों की, हम लोग ऑपरेशन करते हैं, कभी भी कोई भी टाइम हो सकता है, अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट लाइट में हो सकता है, रात के 2 बजे हो सकता है, जब भी। लेकिन जब भी मिलिटेंट होता है ना, मिलिटेंट ऐसा नहीं है यार कि 4 के 5 अंदर सो रहे होंगे, वो भी 100% उनके भी लोग ड्यूटी में होते हैं बाहर, ठीक है। डेफिनेटली जैसे हम लोग भी ड्यूटी अपनी चेंज करते हैं, आर्मी जैसे ड्यूटी देती है, ड्यूटी वो लोग भी करते हैं कंटिन्यू, 2 घंटे 3 घंटे की उनकी ड्यूटी। तो उन अगर 5 लोग अंदर सो रहे हैं तो डेफिनेटली 2 लोग या 1 लोग या कोई ना कोई बाहर उनकी भी ड्यूटी दे रहे होंगे उस टाइम। तो उस टाइम क्या होता है, सपोज करो इस घर के अंदर 4 लोग हैं, तो एक आदमी ईस्ट में, एक आदमी नॉर्थ के अंदर 2 ड्यूटी दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो हम लोग भी बहुत क्लोज आते हैं कि ऑपरेशन हमारे को पता है कहाँ करना है, उससे ये हम ये नहीं बताएंगे कि इस जगह कैसे पता चला, मैं सिर्फ उस पॉइंट पर आ रहा हूँ मारने का तरीका। तो हम बिल्कुल नजदीक पहुंचे, टारगेट के नजदीक पहुंचे। अब टारगेट के नजदीक में हम लोग गन शॉट नहीं करते, चाहे साइलेंसर लगा हुआ भी गन शॉट नहीं करेंगे। हो सकता है उसको हमने शूट करा और शूट करते हुए इतनी तेज जमीन में गिरा, उस जमीन की गिरने की आवाज से आदमी जग गया अंदर। क्योंकि जब आप किसी ऐसे काम के लिए आते हो, गलत काम के लिए, तो आप हमेशा अलर्ट होते हो सर। अंदर के लोग भी सोते हैं लेकिन पूरे नहीं सोते, वो भी बहुत अलर्ट होते हैं। इस टाइम क्या होता है, सपोज करो उस टाइम स्कॉट, मैं और मेरा दोस्त है, कोई भी मेरा बड्डी है, हम दोनों क्या करेंगे, बिल्कुल कोशिश करेंगे जो दोनों बंदे हैं उनके नजदीक तक पहुंचना,
बहुत नजदीक तक पहुंचना, उसके लिए बहुत सारी फॉर्मेशन होते हैं, जाने का तरीका, जमीनी बनावट कैसी है, मुझे कौन सी पोजीशन में जाना है वो हम बिल्कुल नजदीक पहुंचते हैं उनके दोनों के दोनों, और हमारा टाइमिंग, हम दोनों बहुत कोऑर्डिनेट होते हैं, उस चीज की पूरी ट्रेनिंग होती है। हम एक ही साथ क्या करते हैं, बिल्कुल एक ही साथ एक ही सेकंड के अंदर दोनों बंदों की गर्दन को सेकंड्स में तोड़ देंगे सर। कैसे, घुमा के? नहीं, वो पूरा उसका ट्रेनिंग होता है, उसके लिए भी टाइम लगता है। यूएससी Okay. आप 6-7 महीने सीखोगे, हाँ। तो जितनी जल्दी आप गोली से नहीं मरोगे, उससे जल्दी आप आपका बोन को और ये बैक साइड को अलग होने से इजिली। और आवाज भी नहीं होगी उसमें? सर आवाज पता ही नहीं चलेगा आदमी को सर। ओके। मैं आपको छोटा एग्जांपल बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल, ध्यान से सुनना। अब ये छत है, ठीक है। इस छत पर एक पंखा है, हाँ। पंखे पर मैं फांसी लगता हूँ, हाँ। मैं चेयर को रखता हूँ, ठीक है। और चेयर को रखने के बाद मैं चेयर को धक्का देता हूँ और फांसी को लगता हूँ, तो हो सकता है 40-50 सेकंड में तड़पूंगा, मेरे पैर तड़पेंगे जब तक मेरी डेथ नहीं हो जाती सर, मेरी सांस नली जब तक बिल्कुल खत्म नहीं हो जाती। अब इसी फांसी को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ सर, मैं यहाँ से 6 फुट ऊपर खड़ा हो जाता हूँ, सेम वहाँ से, और मैं फांसी को गले में रखता हूँ और एकदम से झटका मारता हूँ नीचे, तो मैं सेकंड में मर जाऊंगा सर। मरा मैं दोनों फांसी से हूँ, लेकिन उस फांसी में मेरा बैक का हिस्सा तोड़ देगा वो। मेरी बात है तो दोनों फांसी, मैं यहाँ गला घुटने से नहीं मरा हूं, मैं दोनों बैक बोन और ये कनेक्शन खत्म होने से मरा हूं। ओके। तो जेलों के अंदर जब भी फांसी दी जाती है तो कोशिश यही करी जाती है कि कोई भी जो मरने वाला आदमी हो तड़पे ना, उसको इस फोर्स से नीचे डाला जाता है कि वो चंद सेकंड के अंदर ही मर जाए। ओके। देखो फांसी तो सेम है ना सर, लेकिन एक में आदमी 2 सेकंड में मर गया, एक में आदमी 40-45 सेकंड तक तड़पा, तो डिपेंड करता है आपका मानने का तरीका कैसा है सर। तो आप जो कह रहे हो कि घुमा देंगे गर्दन, नहीं सर, ऐसा मतलब एक्यूरेट एक पोजीशन होती है किस तरह से तोड़ना है, हाँ। ठीक है, कि कैसे लॉक करना है, कैसे गर्दन को तोड़ना है, हाँ। वो एक पूरा टैक्टिस है। उसके लिए जैसे जो लोग हैं भाई, ये करना मत, क्योंकि पता चला गर्दन ना टूटी और पैरालाइज और हो गया आदमी, ठीक है, तो ना करें। उसके लिए पूरा ट्रेंड होना पड़ता है आदमी को, एक्यूरेट जगह पता होनी पड़ती है, हाथ का पोजीशन पता होना चाहिए, पता होता है कौन से डायरेक्शन को आपको आना है, ये करना है। लेकिन घर में या किसी और के साथ कभी ना करें, क्योंकि शायद उसको कुछ नहीं होगा, हो सकता है कुछ गलती हो, अगला पैरालाइज और हो जाए सर, ठीक है। तो ना ही ट्राई करें तो ज्यादा बेटर है, जब तक आप उस चीज में एक्सपर्ट ना हो। ठीक है। तो आप जो करोगे 2 सेकंड लगेगा उसको मरने में? हाँ, बस इतना ही टाइम लगेगा सर। और वो इतना बेरहम तरीका होगा, सामने वाला देख के डर जाएगा? नहीं, पता नहीं चलेगा सर, उसको भी नहीं पता चलेगा। Okay. पता चलने सर 2 सेकंड 3 सेकंड में कहाँ पता चल रहा है आदमी को, उसको समझने का मौका। हाँ, जो पीछे है उनको समझ में आ जाएगा, जो बाकी पीछे लोग हैं, हाँ। कुछ हुआ है तो वो देख के डर के भाग जाएंगे। तो सर आप अगर मेरे सामने भी कोई आदमी है और इतनी बेरहमी से मारेगा तो शायद मैं भी चला ही जाऊंगा, एक टाइम तक तो मैं भी चला ही जाऊंगा ना सर। तो यहाँ आपने वो चीज सोची नहीं थी, आपने वो चीज सोची नहीं थी ना पहले दिमाग में कि कोई ऐसा भी कर सकता है। जब दुनिया के अंदर आदमी क्यों सरप्राइज हो जाता है सर, मैं आपको एक बताऊं, एक एजेंट का जो वेपन है ना सर, वो सरप्राइज बहुत तगड़ा वेपन है। हम लोगों का कहते हैं मेरा जो दोस्त है वो है अंधेरा। अगर आप मुझसे पूछो मेरा दोस्त कौन है, अंधेरा है, मेरा वेपन है सरप्राइज। कैसे? आपको एनिमी से बचना है, एनिमी से आपको कौन बचाएगा सर? एनिमी मुझे देख ना पाए, मतलब अंधेरा। बस हो गया ना सर, वो मेरा दोस्त है ना सर, अंधेरा तो दोस्त हो गया मेरा। लेकिन आप भी तो दूसरे को नहीं देख पा रहे। नहीं, वो मैं आपसे अभी मैं बात इसकी नहीं कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ बचने की बात कर रहा हूँ अभी। ओके, ठीक है। मेरी बात सुनो कि एक्चुअली मैंने अपना दोस्त बताया, आप दोनों साइड से प्रॉफिट नहीं लोगे ना सर। हो सकता है मैंने नाइट विजन लेकर चला हूँ मैं, डिपेंड करता है सामने। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि अंधेरा मेरा एक दोस्त है, वो आपको बचाएगा दुनिया की नजर से। वो अंधेरा कोई भी हो सकता है सर, ये रात का ही अंधेरा नहीं हो सकता है, ठीक है। वो नॉर्मल तरीके क्या हो सकता है, मैं आप ही के डीएनए में आके मिल गया, ये भी आपके लिए एक अंधेरा है, ठीक है। आप यहाँ पॉडकास्ट वगैरह कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, मैं भी सेम इसी धंधे में आ गया, सेम आ गया, आपको लगा अपना ही भाई है, ठीक है, अपना ही भाई है ना, तो मैं आप ही के साथ मिल गया, तो ये भी मेरे लिए एक अंधेरा ही हो गया एक तरह से। मैं उस डीएनए में आ गया जिस डीएनए में आप कभी सोच ही ना पाओ, मैं अलग नजर ना आऊं। सरप्राइज दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन सर मेरे लिए, आपको पता ही नहीं होगा सर। सरप्राइज जिसके बारे में आप कभी सोच ही ना सको सर। इसको जरा खुल के बताइए, कैसे सरप्राइज? या कोई इवेंट आपके साथ आपने किया हो सरप्राइज वाला? सर मैं आपको सरप्राइज को, ताकि लोगों को आसानी से समझ में आए, वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 2 बंदे हैं, 2 लोग पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों एक पढ़ाई कर रहे हैं आराम से, नॉर्मली एग्जाम भी दे रहे हैं, दोनों एग्जाम दे रहे हैं, साथ रह रहे हैं, चीजें हो रहे हैं, दोनों अच्छे दोस्त हैं, दोनों एक नॉर्मली बात करते हैं। एक बोलता है यार मैं भी कुछ कर रहा हूँ, दूसरा बोलता है हाँ मैं भी कुछ कर रहा हूँ, है ना। तो एक मैं भी कुछ कर रहा हूँ, मैं भी, दोनों अपने काम में लगे हैं। एक दिन एक लड़का बोलता है एकदम से, भाई ये देख, ये देखा तूने? बोला क्या? बोला मैंने यूपीएससी क्लियर कर ली। सरप्राइज ही हो गया ना सर, वो
सामने वाला तो पागल ही हो गया, क्या कर दिया इसने, साला मेरे साथ ही रहता था, मेरे साथ ही घूमता था, क्या ना, मेरे साथ ही पिक्चर देखने जाता था, दारू भी मेरे साथ ही पीता था साला, और बोलता सब हो जाएगा। ये साला क्या हो गया, इसने यूपीएससी कैसे निकाल दी। मैं कह रहा हूँ आप तो 7 दिन तक तो बिस्तर से ही नहीं उठोगे सर, है ना। ये एक तरह का सरप्राइज, मतलब ये सरप्राइज एक दोस्त के लिए, वैसे ही सरप्राइज एक एनिमी के लिए भी सर। तो दुश्मन को मारने के लिए किस तरह का सरप्राइज? देखो, दुश्मन को मारने के लिए सपोज करो कि दुश्मन ने कोई प्लानिंग कर रखी है, ठीक है, मैं आपको वैसे बताता हूँ कि दुश्मन एक बंदे से दुश्मन क्या बोलता है, फिरौती मांगता है या आर्म्स की डील करता है, हथियारों की डील करता है। यार बोला कि मेरे को वेपन चाहिए या मैं तुझे वेपन बेच रहा हूँ, XYZ कुछ भी। तो एक बंदा कंटिन्यू क्या करता है, ठीक है भाई मैं पैसा नहीं दे रहा हूँ, मना करता है, वो कंटिन्यू प्रेशर बनाते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो बोलता है ठीक है सर दे देता हूँ यार पैसा, लेकिन जितना मांग रहे हो उतना नहीं दे पाऊंगा। क्या करूंगा, उतना नहीं दे पाऊंगा। आपने मुझसे 10 करोड़ मांगे हैं, 10 करोड़ मेरी औकात नहीं है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ 2 करोड़ देता हूँ। आप प्रेशर देते हो, नहीं भाई 2 से काम नहीं चलेगा, 5 दे। तो कहता साहब अपना सब कुछ बेच बाच के 4 कर दिए, ले जाओ, जान छोड़ दो। आप बोलते हो ठीक है भाई 4 तो आ रहे हैं, आप और आपके 2-3 लोग आते हो, ठीक है, आपके और आपके लोग आते हो 2-3, क्योंकि आप इसको 1 साल से परेशान कर रहे हो। लेकिन आज वो बड़ी मुश्किल से 1 साल में मान गया और आपको बुला लिया उसने इसी बिल्डिंग में कि फलानी जगह पर आके पैसा ले जाओ। आप आते हो, बिल्कुल 3 लोग आते हो कमरे के अंदर। जैसे आप कमरे के अंदर आते हो, वहां पर मैं और 2 बंदे और बैठे होते हैं मेरे। ये आपके लिए सरप्राइज है सर। क्या करेंगे वो 2 बंदे? अब फिर आप कभी वापस नहीं जाओगे सर यहाँ से। अच्छा। अब आपको लग रहा है कि आप आए नहीं हो सर, आपको हमने बुलाया है। वो आपको कभी भी पैसे के लिए एग्री नहीं होता। हमने उसको बोला कि एग्री हो, आसानी से मत मांगना, पहले 2 बोलना, वो तेरे ऊपर प्रेशर डालेगा, ठीक है। तुम बोलना कि मैं 3 दे सकता हूं, वो बोलेगा 5, तुम बोलना बाबा मैं 4 में मानने के लिए तैयार हूं। आपको लग रहा है कि आपने ऊपर प्रेशर देके कि पहले उसने 2 में माना, फिर मैं उसे 5 मांग रहा था, ठीक है। आपको नहीं लग रहा है कि ये ट्रैप है, क्योंकि वो एकदम से नहीं हुआ। लेकिन अब आपके लिए एक सरप्राइज हो गया कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने 4 में मनवा लिया। 4 में नहीं मनवाला है, 1 साल से तुझे जिंदगी मिल रखी थी, ठीक है, आज तेरी जिंदगी खत्म हो गई, तो तू यहाँ, अब तुझे हमने बुलाया, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है। मेरी बात समझ गए? जो आप लाइफ में सोच ना सको, मतलब जिस चीज की आपने उम्मीद ही ना लगाई हो, वही मेरे लिए सरप्राइज है सर। और एनिमी के लिए सरप्राइज लास्ट होता है सर। और वो ऐसा सरप्राइज होता है कि एक जिसको सरप्राइज मिला होगा ना, वो कभी उस सरप्राइज को दूसरे को नहीं बता पाएगा सर। बताने लायक रहेगा नहीं सर, बचेगा ही नहीं ना, कहाँ से बताएगा सर। अच्छा, तो आपको एनिमी का मारने के लिए बेस्ट वेपन क्या होता है? गन्स या फिर चक्कू छुरी या हाथों से? नहीं सर, डिपेंड करता है सिचुएशन कौन सी है, आपका एनिमी कौन सा है। अगर मैं ये बोलूं कि यार नहीं यार हमारे को एक क्लोज कम्बैट करना है, तो मैं यार बोलूंगा मुझे MP5 भी चल जाएगा, AK भी चल जाएगा, है ना, ठीक है। और बहुत नॉर्मली है तो 9mm पिस्टल भी चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्लोज कम्बैट है ना। और मुझे पता है कि यार नहीं यार एक ऐसी जगह है भाई बुलेट शूट नहीं कर सकता, तो मेरे नाइफ भी बेटर है। और मुझे लगता है नहीं यार मेरा एनिमी, साला मैं अपने एनिमी तक तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत डेंजर है। अगर मैं अपने एनिमी के क्लोज में चला गया, क्लोज कम्बैट में चला गया, नजदीक में, तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। आप ये सुसाइड मिशन है। एग्जाम्पल के लिए कि आपका एनिमी एक कमांडर है, किसी मिलिटेंट ग्रुप का कमांडर है, क्योंकि एक्चुअली तो अकेला घूमेगा नहीं सर, गली का कोई गुंडा है, क्रिमिनल तो है नहीं कि 2-3 लोगों के साथ रह रहा हो। उसकी भी अपनी एक कंपनी होगी, सारे लेटेस्ट ऑटो वेपन उसके पास भी होंगे, उसकी टीम के पास। यहाँ पर वेपन चेंज हो जाता है सर। अब मुझे लगता है मुझे मेरे एनिमी को कम से कम 600-700 मीटर दूर से मारना है, 1000 मीटर दूर से मारना है, तो मेरे को एक स्नाइपर की जरूरत है सर। डिपेंड करता है आपका एनिमी कहाँ कौन है, आपके एनिमी की लोकेशन कौन सी है, वो जगह कौन सी है, वो माहौल कौन सा है, ठीक है। तो हर बारी वेपन चेंज हो जाता है सर। आप कभी ये नहीं बोल सकते कि मेरे लिए हमेशा ही, अब मैं बोलूँ कमरे के अंदर फायर करना है मुझे, एक 12 बाई कमरे के अंदर, अब मैं स्नाइपर लेके क्या करूंगा सर, एक 12 बाई 12 के कमरे के अंदर। तो कुछ ऐसा फेवरेट वेपन टाइप होता है? बहुत सारे हैं सर मेरे लिए। तो अगर आप मुझे बोलो तो मेरा बेस्ट तो स्नाइपर ही है, बाकी 9mm से लेकर सर MP5 से लेकर, जो आप बोलो AK से लेकर, बाकी तो सब ऑटो वेपन आप कोई भी दो। देखो वेपन खतरनाक नहीं होता सर, वेपन चलाने वाला खतरनाक होता है। मैं दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन भी आपको दे दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। मैं डिपेंड करता हूँ उसको चलाने वाला कितना डेंजर है सर, और उसका इंटेंट से भी ज़्यादा मैं आपको बताऊं कि जो भी, मतलब वैसे उदाहरण बताता हूँ आपको। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के अंदर 90-100 आर्मी वालों को किल कर दिया था किसी ने, और पाकिस्तान ने आरोप लगाया था यार बलोच ने कराया करके। तो मेरे जहन में मैं उसको पढ़ा, मैं उसको एनालाइज किया, यार मुझे लगा कि नहीं यार ये नॉर्मल बलोच के लोग नहीं कर सकते,
90 पाकिस्तानी आर्मी को मारना नॉर्मल बलोच के लड़कों का काम नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वेपन चलाए गए थे, जिस तरह से ये वेपन चलाए, इनको नॉर्मल लड़के नहीं चला सकते भाई। मेरी बात समझ रहे? जो उनका चलाने का तरीका था, जो उनकी टैक्टिक्स थी, जो काउंटर ऑपरेशन था पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, जो अम्बुश उन्होंने लगाया था, ये कहीं ना कहीं हैवी ट्रेंड है। ये लोग कहीं ना कहीं इनका भी आर्मी के साथ कनेक्शन है। ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ उस केस स्टडी को पढ़ने के बाद, क्योंकि उन्होंने तो बोल दिया कि बलोच के लोगों ने मारा है। ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे बलोची हैं जो पाकिस्तान आर्मी में जॉब करते हैं, कहीं ना कहीं या तो वो रिटायर हैं या अभी भी ऑन ड्यूटी हैं, कुछ ना कुछ है, लेकिन 100% इस जो किलिंग हुई है पाकिस्तान आर्मी के अंदर, इसमें कहीं ना कहीं वो लोग इन्वॉल्व हैं जिनका मिलिट्री से कोई कनेक्शन है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। तो मेरा ये मानना है कि हथियार से ज्यादा डेंजर वो लोग होते हैं जो उनको चलाने वाले होते हैं सर। अभी बलूचिस्तान की बात आपने करी तो पाकिस्तान की, तो बलूचिस्तान के बारे में हम सुनते हैं कि उधर कुछ होता है तो अक्सर वो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इंडियन रॉ ने कराया है। सर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ सर, बलोच मतलब बलोच की ग्राउंड की हालत जाकर देखो ना सर, मतलब कैसा लगता है कि पाकिस्तान की ISI आती है, उनकी आर्मी आती है सर। आपको पता है कि मतलब अगर आज भी वीडियोस उठा के देखो, आज भी आप पढ़ के देखो, तो बलोच के सारे बच्चे गायब कर दिए सर। एक एक बच्चा उठा के लेके ISI ने गायब कर दिया। गायब कर दिया मतलब एक लाइन में मैं बोलूंगा जो मैंने बहुत जगह बोली है। एक माँ पाकिस्तान की आर्मी से क्या बोलती है पता है सर? क्या? एक बलोच की एक माँ वो पाकिस्तानी आर्मी के आगे हाथ जोड़ती है और बोलती है कि साहब जो 10 दिन पहले आप मेरा बेटा उठाकर ले गए थे ना घर से, बोला मैं आपसे अपना बेटा नहीं मांग रही हूं, आप मुझे मेरे बेटे की बॉडी दे दो। उस माँ का दर्द पूछो सर। जो माँ ये कह रही है कि जो तुम बेटा 10 दिन पहले उठाकर गए थे, मुझे मेरा बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि उस माँ को तो यकीन है मेरा बच्चा है ही नहीं आप जीवन में, इन्होंने तो उसी दिन मार दिया मेरे बच्चे को। वो बोलती है मेरे बच्चे की बॉडी तो दे दो कम से कम आखिरी। उस माँ से दर्द पूछो सर। ये हमारे को सुनने में बहुत ईजी लग रहा है कि एक माँ जो कह रही है कि मुझे मेरे जिंदा बेटे की तो उम्मीद ही उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन तुम उसे उठाकर ले गए थे, बस इतनी मेरे ऊपर मेहरबानी कर दो कि मेरे बच्चे की बॉडी लौटा दो। वो दर्द कैसे जानोगे लोग सर? पाकिस्तानी आर्मी सर वहां की बेटियों को उठाकर उनके साथ रेप्स कर रहे हैं सर, और वो हमारे RNW के ऊपर नाम लगाते हैं। आज चलो हमारे RNW पर आज तुम्हारे यहाँ आज तुम्हारे तुर्खम बॉर्डर को क्रॉस करके कंट्रोल कर रहे हैं ना तेरे तालिबान, भाई इसके पीछे कौन है? आज तुम्हारे हर रोज धमाके हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इसके पीछे कौन है सर? क्या इसके पीछे भी RNW है? आज तुम 200 रुपए kg आटा खरीद रहे हो, 100 रुपए kg तुम्हारे 100 रुपए लीटर तुम्हारे बच्चे दूध पी रहे हैं, इसके पीछे भी RNW है सर। तुम्हारी 1947 से लेकर आज तक तुम्हारे इतिहास में 5 साल तुम्हारी कोई गवर्नमेंट नहीं चला पाया, इसके पीछे भी RNW है सर। कौन है इसके पीछे? अरे तुम अपने आर्मी से पूछो ना, तुम ISI से पूछो कि 10,000 करोड़ के पैसे कहां से आ रहे हैं तुम्हारे आर्मी के जनरलों के पास, कहां से रोल्स गाड़ियों में घूम रहे हैं यूके में। उनसे क्वेश्चन पूछो हमारे RNW के ऊपर सर। तो पाकिस्तान की आर्मी खुद ही अपने लोगों की दुश्मन है सर। देखो पाकिस्तान की आर्मी कभी चाहती ही नहीं है कि वहां लोकतंत्र हो सर। अगर लोकतंत्र हो जाएगा तो फंड पाकिस्तानी आर्मी को कैसे मिलेगा? फिर तो फंड गांव लोगों के पास जाएगा ना, आम जनता के पास। पाकिस्तान में कोई भी पैसा आता है तो पैसा तो कंट्रोल तो पूरा आर्मी का ही है ना। अगर वहां शांति हो जाएगी, अमन हो जाएगा, तो कंट्रोल ही चला जाएगा ना पाकिस्तानी आर्मी से। ओके। तो आज जो पाकिस्तान की हालत है ना सर, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी पाकिस्तान आर्मी और ISI की वजह से, जिन्होंने पूरा आतंकवाद अपने देश में पाला हुआ है सर। आज आप पाकिस्तान के अंदर, मैं ये कह रहा हूं कि शायद उतने मस्जिद नहीं होंगे जितने वहां कैंप है आतंकवादियों के कैंप। ओके। और वो खुलेआम चलते हैं? खुलेआम चल रहे हैं सर। अब चाह के भी पाकिस्तानी आर्मी उन्हें खत्म नहीं कर पाएगी भाई, क्योंकि उनके ऊपर हावी हो चुके हैं वो लोग। उन्होंने एक भस्मासुर को पैदा किया। अगर उन्होंने भस्मासुर को पैदा किया तो कहीं अग्नि तो उनके ऊपर जाएगी ना सर। आप VIP के वो भी रह चुके हैं, क्या कहते हैं, सिक्योरिटीज में। मुझे मोदी जी के सिक्योरिटीज के बारे में जानने का बड़ा इंटरेस्ट है। कैसी होती है उनकी सिक्योरिटी? आइडिया आपको? नहीं बिल्कुल बिल्कुल एज ए जेट प्लस की सिक्योरिटी है सर। क्या होता है ये जेट प्लस? बड़ा सुनते हैं। देखो जेट प्लस, बहुत सारे लोग सर सिक्योरिटी को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है, X, Y, Z एंड जेट प्लस सर, है ना। चलो X है, Y है, जेट प्लस। डिपेंड करता है कि आदमी को कितना थ्रेट है, वो आदमी हिंदुस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसी के हिसाब से उसको सिक्योरिटी दी जाती है। और जेट प्लस में बहुत सारी सिक्योरिटी है। जेट प्लस के अंदर भी, जेट प्लस के अंदर भी देखो दिल्ली पुलिस भी जेट प्लस देती है सर। पैरामिलिट्री फोर्स चाहे CISF हो गई, ITBP हो गई, CRPF हो गई, ये भी जेट प्लस देती है। SPG भी जेट प्लस कवर दे रही है। PM को पहले तो गांधी परिवार के पास भी हुआ करती थी। NSG भी जेट प्लस दे रही है सर। हर सिक्योरिटी का अपना अपना काम है। तो मैं NSG कवर में रहा था
तो जेट प्लस आपको जो दिखाई दे रही है वही जेट प्लस नहीं, इसके बहुत सारे रिंग्स होते हैं बाहर। तो सबसे टॉप मोस्ट सिक्योरिटी जेट प्लस ही होता है? जेट प्लस ही है तो सबसे। अगर पुलिस भी दे रही है, आर्मी भी दे रही है, क्या फर्क होता है इन सब में? सर फर्क है ही ना सर। क्या? देखो मैं आपको बताता हूँ कि फर्क क्या है। देखो पुलिस जो काम करेगी वो पुलिस वाले करेगी सर। मतलब एग्जांपल के लिए कि दिल्ली पुलिस भी जेट प्लस दे रही है, तो जिसको वो जेट प्लस है तो उसको पता है कि अगर दिल्ली पुलिस को निपटना होगा, किससे निपटना होगा सर। अगर फ्यूचर में अगर दिल्ली पुलिस के लिए, अगर दिल्ली पुलिस को कोई थ्रेट है, अब एक मतलब किसी आदमी को थ्रेट है, तो दिल्ली पुलिस भी किस लेवल के आदमी से निपट सकती है। बात समझ रही सर? लेकिन उनको पता है कि या नहीं कि अब हम जिसको एनएसजी कवर दे रहे हैं उसके दुश्मन भी उसी लेवल के होंगे। अगर सपोज अच्छा। करो कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके दुश्मन आईएसआई है, ठीक है सर, आपके दुश्मन सीआईए है, आपके दुश्मन एमएसएस है, ठीक है सर, आपके दुश्मन आईएसआईएस है, तो आपको क्या लगता है कि कोई पुलिस आपको सिक्योरिटी देगी सर? नहीं, दे ही नहीं पाएगी। दे ही नहीं पाएगी ना। हाँ। तो उसके लिए फिर एनएसजी आएगी ना सर। ये एनएसजी क्या होता है? सर एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये एक तरह की हिंदुस्तान की आप क्रीम समझ लो, जिसको पूरे राष्ट्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी है सर। तो उसी में से क्या है कि एनएसजी के अंदर ही एक हम सिक्योरिटी भी देते हैं। जैसे वहाँ तक नंबर 50, वो बहुत डिटेल हो जाएगा, एनएसजी के ऊपर जाएंगे 51, 52 एसडब्ल्यूए, तो एसडब्ल्यूएस वगैरह तो बहुत लंबा है। एक एनएसजी भी एक कवर दी जाती है। जिस टाइम मैं एनएसजी कवर में हुआ करता था उस टाइम शायद 16 या 17 पीपी मतलब प्रोटेक्ट वीआईपी पर्सन के पास एनएसजी कवर हुआ करती थी सर। तो एनएसजी अपने आप में कोई खुद की पेरेंट्स रेजिमेंट या बटालियन नहीं है। यहाँ भी हर आदमी डेपुटेशन पर ही आता है सर, चाहे आर्मी से आएगा, ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस से आएगा, सब जगह से अपना एक टर्नओवर काट के जाएगा, चाहे 3 साल का टर्नओवर हो, किसी का 5 साल का टर्नओवर हो। तो ये जितने लोग सिक्योरिटी में मोदी जी के इर्द गिर्द हैं वो सब कहीं ना कहीं से अपना डेपुटेशन है। अभी तो एसपीजी है ना मोदी साहब के पास। ओके। एसपीजी भी कहीं ना कहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस की है। एसपीजी अपने आप में भी कोई पेरेंट्स तो नहीं है ना सर। एसपीजी में भी किसी ने कोई सीआरपीएफ से आया होगा, कोई बीएसएफ से आया होगा, कोई आईटीबीपी से आया होगा, कोई एसएसबी से आया होगा सर, ठीक है। कहीं ना कहीं से उन्होंने एसपीजी का एक जो उनका एक एसओपी होता है उनका, जो स्टैंडिंग जो उनका प्रोसीजर होगा कि भाई मुझे इस लेवल का आदमी का फिजिकल चाहिए, वो इस लेवल का मेंटली स्ट्रांग हो, तो अपना एक एग्जाम पास करेगा, अपना टेस्ट देगा पूरा, तो एसपीजी में डेपुटेशन आएगा। जब उसका टर्नओवर पूरा होगा चला जाएगा, नेक्स्ट आएगा सर। तो उनकी सिक्योरिटी में कितने लोग होते हैं? सर तो देखो नहीं, ये तो हम लोग बता नहीं पाएंगे, तो डिस्क्लोज भी नहीं कर पाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में कितने रिंग्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन उनकी सिक्योरिटी में होता है, कैसे उनकी सिक्योरिटी करी जाती है। बट मैं आपको इतना बता दूं कि आप ये समझ लो कि महाभारत में आपने चक्रव्यूह सुना है, तो ये वो चक्रव्यूह है, लेकिन इस चक्रव्यूह में घुसना भी मुश्किल है सर। अच्छा, चलो उस चक्रव्यूह में तो घुस भी गए थे, और जो घुस गया वो निकल नहीं पाएगा। नहीं, घुस ही नहीं पाएगा इस चक्रव्यूह में तो सर। वो मतलब इतनी टाइट सिक्योरिटी। मैंने आपको बोल दिया सर, महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य का चक्रव्यूह नहीं है सर, कि जहां पर मतलब एक अभिमन्यु घुस जाएगा, या दुनिया के किसी भी प्राइम मिनिस्टर को जब सिक्योरिटी होती है तो ये समझ लो कि आप उस चक्रव्यूह के अंदर घुस भी नहीं पाओगे सर। आप गाड़ी कौन सी होती है मोदी जी की? सारे बुलेट प्रूफ गाड़ी हैं सर, सारी की सारी। अलग अलग होती है, एक ही होती है? मतलब समझा नहीं सर। मतलब अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग टाइम पे ट्रैवल करते हैं या फिर? गाड़ियाँ बहुत सारी होंगी सर, ऐसा नहीं है। सपोज करो मोदी साहब का अगर प्रोग्राम दिल्ली में और 2 घंटे के बाद प्रोग्राम अगर अहमदाबाद में, तो डेफिनेटली गाड़ी चेंज होगी ना सर। ओके। अभी फ्लाइट से अगर मोदी साहब अहमदाबाद जा रहे हैं या फ्लाइट से मोदी साहब राजस्थान जा रहे हैं, तो 1 घंटे में तो गाड़ी वहाँ नहीं पहुँच जाएगी, डेफिनेटली वहाँ दूसरी गाड़ी होगी सर। तो वहाँ जो गाड़ी होगी सेम एक ही होंगी सर गाड़ियाँ। वो मोदी जी के लिए ही बनाई गई होगी बिल्कुल या रेंट डेफिनेटली। आउट करी जाएगी? नो सर, बिल्कुल। एक प्राइम मिनिस्टर के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं ऐसा नहीं होता। अगर उनके एक दिन के अंदर 15 प्रोग्राम है, एक ही दिन के अंदर 24 घंटे में, सपोज करो उनके 10 प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम जयपुर में, अगला जोधपुर में, उसके बाद दिल्ली में, उसके बाद यूपी में है, सपोज करो 4-5 प्रोग्राम है, तो 4-5 प्रोग्रामों के लिए पहले से ही वहाँ पूरी एसपीजी की टीम पहुंची होगी, एरिया सिक्योर होगा पूरा का पूरा, गाड़ी वगैरह एवरीथिंग सब कुछ होगा सर, सब कुछ। ओके। अच्छा, अब सवाल थोड़ा अलग लेते हैं सर। आपने इजराइल में भी वहाँ के लोगों के साथ ट्रेनिंग करी है, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा है? देखो ट्रेनिंग का तो सर, ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस तो एक नया लड़का है जो ट्रेनिंग कर ही रहा है, लेकिन है अच्छी ट्रेनिंग है। आपको डेफिनेटली कुछ नया सीखने को मिलता है ना। चलो हम यहाँ तो ट्रेनिंग कर ही रहे हैं, तो मतलब आपको एक नई चीज़ की, उनकी आर्मी या उनकी स्पेशल फोर्स या इनकी सीक्रेट एजेंसी किस तरह की ट्रेनिंग चलाती है, कैसे क्लासेस चलाती है, उनका ऑपरेशन करने का तरीका क्या है, ठीक तो है। आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती है। बट हमारे फोर्सेस से कैसे डिफरेंट है? ऐसा कुछ नहीं है सर, हम भी बेस्ट ट्रेनिंग चलाते हैं, ऐसा नहीं है। क्यों आज अगर यूएस की आर्मी आती है ट्रेनिंग करने हमारे साथ, कंबाइंड एक्सरसाइज करते हैं हम लोग। आपने जैसलमेर में सुना होगा, आपने रानीखेत के अंदर सुना होगा, कभी रशियन आर्मी आती है, कभी ब्रिटेन की आर्मी आती है, तो वो लोग भी यहाँ पर आके कंबाइंड ट्रेनिंग करते हैं सर। ऐसा नहीं है, मतलब ट्रेनिंग एक ही, पूरा दुनिया की थोड़ा सा अलग कुछ एक क्लासेस चलती है, बाकी तो आर्मी ट्रेनिंग एक ही है सर, सब जगह आप दुनिया में कहीं से भी उठाकर देख लो। अच्छा,
कुछ अलग नहीं होता। सर थोड़ा सा अगर आप स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग के लिए चले जाओ, हो सकता है कोई बोलेगा भाई मेरे यहाँ रूल है कि तुम 40 किलोमीटर रनिंग करोगे, कोई आर्मी बोलेगा यार मेरे यहाँ 30 किलोमीटर की रनिंग है। सपोज करो कोई आर्मी हाई एल्टी में बैठी है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए वो हाई एल्टी में हाइट पर है, सपोज करो 15,000 फीट की हाइट पर एक आर्मी बैठी है और वहां ट्रेनिंग चल रही है, तो वहां थोड़ा ना आपको 30 किलोमीटर दौड़ाएंगे, बोलेंगे यार यहाँ 16 किलोमीटर में बंदा पास है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है सर। एक एग्जाम, क्योंकि आप हाई एल्टी में चले गए, आपको वहां ट्रेनिंग करनी है। अब आप नीचे आओगे तो नीचे आदमी 40 किलोमीटर दौड़ लेगा, हाई एल्टी में जाओगे तो आप 20 किलोमीटर नहीं दौड़ पाओगे सर। तो डिपेंड करता है कि आप ट्रेनिंग करने कौन से देश में जाते हो, वहाँ का एटमोस्फेयर कैसा है। ठीक है सर, अगर आपको बोल दिया जाए जैसलमेर में जाना है यार, वहाँ पर 48 डिग्री तो वैसे टेम्परेचर चल रहा है सर। ठीक है, अब आपको बोलेंगे 12 बजे भाई 40 किलोमीटर दौड़ना है, तो पॉसिबल नहीं है ना सर। तो डिपेंड करता है सब चीज़ों का, एक जमीनी बनावट कैसी है, वहाँ के हालात कैसे हैं। ठीक है, तो उस सब चीज़ के ऊपर ही ट्रेनिंग हमेशा डिसाइड होती है सर। कर्नल शिवेंद्र जब आए थे तो वो ये बता रहे थे कि उनकी ट्रेनिंग ऐसी भी होती है कि दिन भर दौड़ाया और वेट लेके दौड़ाया, हाँ, बिल्कुल, और रात 28 को kg किताब दे दिया, इसको पढ़ करके सुबह तक इसका रिव्यू बताओ। डेफिनेटली होता है सर, बिल्कुल, इसमें कोई है नहीं। एसएफ की ट्रेनिंग है, 40 किलोमीटर दौड़ होता है सर, 28 kg के साथ होता है, बिल्कुल। तो 28 ऐसे आप लोगों के साथ भी हुआ? डेफिनेटली एसएफ अगर जिसने जो भी ट्रेनिंग मैंने चाहे जिस आदमी ने भी कमांडो किया है सर, ठीक है, मैंने तो 2-3 कमांडो कर रखे हैं, शायद ठीक 3 है। से ज़्यादा ही करे होंगे, हम्म। तो सेम ही है ट्रेनिंग तो सर। तो अभी कुछ सीक्रेट वॉर के बारे में थोड़ा बात करते हैं सर। इजराइल में जैसे बात करें तो पिछले साल अक्टूबर में हमास ने जो किया था, बिल्कुल बिल्कुल तो मोसाद ने काउंटर इनिशिएटिव में काफ़ी सपोर्ट भी किया था। डेफिनेटली। तो ये पेजर वॉर, वॉकी टॉकी वॉर, ये सब चल रहा है। ये सब का आपका क्या तजुर्बा रहा है? आप क्या जानते हो, क्या देखा है आपने? सर जो ये पेजर वगैरह है ये मैं 2005-06 में ही देख लिया हूँ सर। हम्म। ये टेक्नोलॉजी, ये तरीका बहुत आसान है, लोगों के लिए बहुत मुश्किल है सर। मैं बहुत आसान तरीके से समझा दूंगा। क्या मतलब, आप आम सिविल्स के लिए, आम लोगों के लिए बहुत हाई टेक्नोलॉजी है सर। चंद्रमा में से ज़्यादा बड़ी तो नहीं है ना सर, जाने से बड़ी नहीं है ना सर, नॉर्मली है सर। आपको मैं कैसे सर बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ, मैंने एक आध जगह और भी बता रखा है, तो मैं आपके व्यूवर्स को भी बताऊं कि भाई ये क्या है। ये कुछ भी नहीं है यार भाई। क्या होता है, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं बाद में उठाऊंगा सर। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है क्वेश्चन के ऊपर। चलो हमास, चलो मोसाद को, मैं मोसाद का भी नाम नहीं लूंगा क्योंकि कभी मोसाद नहीं बोलता है भाई ये ऑपरेशन उन्होंने किया। चलो जिसने भी किया, एक सीक्रेट सर्विस दुनिया की, वो जो भी है मैं नहीं जानता उसको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हिजबुल्ला मोबाइल फ़ोन को छोड़ने वाला। अब मोबाइल फ़ोन को छोड़ देगा हिजबुल्ला, क्योंकि हिजबुल्ला को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं मोबाइल फ़ोन के कारण उसके कमांडर लोग मारे जा रहे हैं, क्योंकि उनकी लोकेशन ट्रैक हो रही है और एक्यूरेट आके ड्रोन हमला वहीं हो रहा है। लेकिन ये बात उस सीक्रेट सर्विस को पता चल जाता है, जो भी हो थी, कि हिजबुल्ला क्या कर रहा है भाई, छोड़ रहा है। क्या छोड़ रहा है? मोबाइल फ़ोन को छोड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये रेडियो फ्रिक्वेंसी के ऊपर आएगा। अब रेडियो फ्रिक्वेंसी के ऊपर आएगा तो बोला कौन सी फ्रिक्वेंसी के ऊपर आएगा, वॉकी टॉकी तो रखेगा साथ में, और साथ में पेजर भी रखेगा। पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर आएगा, क्योंकि आप रेडियो फ्रिक्वेंसी को ट्रैक नहीं कर पाओगे, एग्जैक्ट लोकेशन को। ठीक है, क्योंकि आप रेडियो फ्रिक्वेंसी पर काम करो, हर एक की फ्रिक्वेंसी अपना अलग होती है सर। तो फिर वो एजेंसी एक प्लान तैयार करती है, बोलता है कि क्यों ना हम ही एक कंपनी खोल लें पेजर की। ठीक है, वो एक बड़ी चाइनीज की एक बड़ी कंपनी से कांटेक्ट करती है और बोलती है यार हमारे को एक फ्रेंचाइजी दे दो, जैसे आप लोग आजकल KFC वगैरह की फ्रेंचाइजी लेते हैं सेम, वैसे कि यार हम भी पेजर बनाते हैं, आपको तो बेनिफिट ही होगा। ठीक है, जो भी हम पेजर बनाएंगे हम आपको चेक करवा रहे हैं कि भाई आपके हिसाब से इनका स्टैंडर्ड ठीक है या नहीं है। ठीक है, और आपको तो परसेंटेज मिल ही रहा है ना जो भी बिकेगा। तो कंपनी ने कहा ठीक ही है ना यार, हमारी फ्रेंचाइजी हमारी चल रही है, तो देन दे दिया। वहीं पर ये लोग पेजर तैयार करते हैं, पेजर बनाते हैं। अब आते हैं यहाँ से, कोई भी आईडी, कोई भी बॉम्ब बनाने के लिए, बॉम्ब को छोड़ देंगे, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, उसमें कमेंट्स आएंगे। हम आईडी के ऊपर आएंगे, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस के ऊपर। मेजरली 4 चीज़ें लगती है बनाने में यार, बाकी कुछ भी नहीं लगता, और आप कोशिश भी मत करना, हो नहीं पाएगा। ठीक है, एक एक्सप्लोजिव की ज़रूरत होती है, डेटोनेटर की ज़रूरत होती है, पावर सोर्स की ज़रूरत होती है, स्विच की ज़रूरत होती है। जब तक ये 4 चीज़ें नहीं मिलती, दुनिया की कोई भी आईडी नहीं बनती। तो जिस सीक्रेट सर्विस ने क्या किया, पेजर के अंदर पावर सोर्स उनको कहाँ से मिला? पावर सोर्स ऑलरेडी दुनिया में 2 तरह के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक, एक होता है फ्लेम। फ्लेम सर आग। अच्छा, आग एक पावर सोर्स है ना, आप खाना बनाते हो ना सर, एक पावर सोर्स है, आग से मिलता है, आपका खाना बन जाता है। वही खाना आप इलेक्ट्रिक में भी बना सकते हो। ठीक है, क्लियर है ना सर? आग से आजकल क्या है, सोलर लाइट क्या है सर, एक तरह की फ्लेम ही तो है जिसको कन्वर्ट करता है। आपकी सोलर लाइट में दुनिया के बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं सर। तो मतलब फ्लेम क्या हो गया, एक पावर सोर्स हो गया, दूसरा इलेक्ट्रिक। दुनिया में 2 ही पावर सोर्स होते, तो पेजर में उनको कौन सी पावर सोर्स मिल रही है? इलेक्ट्रिक मिल ही रही है ना सर। क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रिक उनको जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक तो मिल ही रही है। एक चीज तो उनकी नीड पूरी हो गई। अब जिसने बनाया को इलेक्ट्रिक से कनेक्ट कर दिया। नहीं सर, सिर्फ अभी आप पावर सोर्स पर आओ। अच्छा, पावर सोर्स मिल गया ना उनको। ठीक है, कि भाई ये पेजर चाहे हिजबुल्ला ने रख लिए, लेकिन पावर सोर्स तो हमेशा पेजर चार्ज है। इसका मतलब पेजर चार्ज है। दूसरी चीज क्या है,
हम दूसरी चीज पर आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो पावर किसको मिल रहा है, एक स्विच को मिल रहा है। अब वो स्विच पर आ जाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो लोगों ने, स्विच क्या है, एक स्विच मतलब एक कुछ भी नहीं है यार, एक हल्का सा कंप्यूटर का डिवाइस मान लो, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आज के टाइम में उसने एक छोटा सा चिप डाल दिया और उस चिप के ऊपर ये लिख दिया कि जब तक मैं तुम्हें एक ऐसा मैसेज ना दूं तो तुम इस पावर को आगे मत भेजना, क्योंकि पावर आगे डेटोनेटर को देना है, क्योंकि जब तक डेटोनेटर को पावर नहीं मिलेगा डेटोनेटर क्या होगा, फटेगा नहीं और एक्सप्लोजिव तक आगे हरकत नहीं होगी। ये डेटोनेटर क्या हुआ सर? अब डेटोनेटर के ऊपर भी थ्योरी जाएंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी। दुनिया का कोई भी हाई एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट करने के लिए डेटोनेटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और डेटोनेटर पर जाएंगे तो बहुत लंबी डिटेल है, एक इलेक्ट्रिक है, एक नॉन इलेक्ट्रिक है। मैं आपको ये भी बता दूंगी इस दुनिया में अगर परमाणु बम भी धमाका करना हो तो उसमें भी डेटोनेटर की जरूरत होती है सर। बस एक छोटे से पेजर से लेकर परमाणु बम के धमाके करने के लिए भी डेटोनेटर की जरूरत पड़ती है। डेटोनेटर में बहुत वैरायटी है यार, ठीक है, अलग अलग नंबर है डेटोनेटर के। इंडियन आर्मी कौन सा यूज करती है, श्रीलंकन आर्मी कौन सा यूज करती है, देन डिफरेंट। तो डेटोनेटर को एक्चुअल में क्या चाहिए, पावर चाहिए, लेकिन पावर किसने रोक रखी है, स्विच ने रोक रखी है, जो हमारा चिप है। मतलब पावर और डेटोनेटर के बीच में एक स्विच है, ठीक है। जब तक डेटोनेटर को पावर नहीं मिलेगी डेटोनेटर एक्सप्लोजिव को धमाका नहीं करेगा। तो बीच में चीजें उलझी पड़ी है ना। चलो भाई, उस सीक्रेट सर्विस ने क्या कर दिया, 3000 पेजर दे दिए, वो 6 महीने से साल भर से उन लोगों के पास पड़ी थी, लेकिन उस स्विच के ऊपर एक कोड डला है। वो कोड कुछ भी हो सकता है, वो कोड ये भी हो सकता है लक्की बिस्ट और सीना सर। ओके, एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पेजर दिया और अभी 2 दिन बाद फट गया, सर, वो साल भर से यूज सर, कर रहा है। 10 साल पढ़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, कोड है ना सर। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। आपके पास लैपी है, आपके घर पर लैपटॉप पड़ा है ना, मेरी तरफ से आपका लैपटॉप 2 साल तक पड़ा रहे, जब तक आपका लैपी ऑन नहीं होगा जब तक आप पासवर्ड नहीं डालोगे। सही बात, क्लियर है ना सर। आपका लैपी तो पड़ा है, आपके लैपी में आप डेली अपने लैपटॉप को चार्ज कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बस कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अपने लैपी को खोल नहीं पा रहे हो, क्योंकि लैपी को खोलने के लिए आपने एक पासवर्ड डाला है लक्की बिस्ट और सीना सर। वो पासवर्ड उसी को पता है जिसका लैपटॉप है। क्लियर है सर, ये 2 चीजें। तो इस स्विच के अंदर एक ऐसा कोड है, जब तक वो कोड इस स्विच में नहीं जाएगा ये पावर डेटोनेटर को नहीं मिलेगी। क्लियर है। अब उस सीक्रेट एजेंसी को लगा कि यार चलो आज कर देते हैं धमाका। 6 महीने 7 महीने के बाद वो अपने सिस्टम में बैठते हैं, जो भी उन्होंने कोड डाला XYZ कुछ भी, सपोज करो लक्की बिस्ट और सीना सर, उनके पास जो 2-3 हजार पेजर थे। ये इस तरह से होता है जैसे आपने कभी आजकल बल्क मैसेज देखे, एक ही टाइम में आप लाखों लोगों को बल्क मैसेज दे देते हो, देते हो ना सर। तो उन्होंने क्या किया, 3000 पेजर के जो भी EMI वगैरह जो नंबर होंगे उनके पास ऑलरेडी होंगे वो सारे के सारे, क्योंकि सिस्टम तो उन्होंने ही बनाया ना। तो एक साथ 3000 मैसेज गए और वो मैसेज उस स्विच को मिल गए। उस स्विच को मैसेज मिले लक्की बिस्ट और सीना। स्विच को आज अपना कोड सर्किट पूरा हो गया, वही जैसे आपका पासवर्ड लैपी का सर्किट पूरा हुआ, वो पावर से डेटोनेटर को धमाका। कोई रॉकेट साइंस तोड़ना है सर। तो एक साथ वो 3000 पेजर ब्लास्ट, मेरी तरफ से 3 लाख भी होते वो भी हो जाते सर। तो रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है, लोगों ने हवा बना दिया सर। टेररिज्म बहुत हाई लेवल पर पहुंच चुका है तो बहुत छोटा है सर। ये टेक्नोलॉजी 2005 की है सर, 5 या 6 में सीख ली थी ये। आज तो 2024 चल रहा है सर। तो अब लेटेस्ट वॉर किस किस तरह के हो रहा सर है आजकल तो आप तो जाएगा तो आज क्या चली वॉर ही चल रहा है ना सर। हाँ। ये वॉर ही है सर। आप क्या, अब लोग बहुत सारे लोग आते हैं कि सर कहीं 3rd वर्ल्ड वॉर तो नहीं हो जाएगा। मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ ये क्या है यार मेरे भाई, 3रा विश्व युद्ध तो नहीं हो जाएगा। अच्छा, लोगों के क्वेश्चन है। ठीक है। अरे मैं बोल रहा हूँ भाई आज क्या है, पूरा यूक्रेन खत्म हो गया, सीरिया खत्म हो रहा है, पूरा फिलिस्तीन खत्म हो गया, ठीक है सर, आपका श्रीलंका खत्म हो गया, शायद 2, 4, 5, 10 दिन में बांग्लादेश भी खत्म होने वाला है, वो भी भीख मांगने वाला है। पाकिस्तान तो वैसे ही भीख मांग रहा है। तो भाई ये क्या है यार। अब आप क्या चाहते हो कि एक और परमाणु बम आके गिरे, आप उसको 3रा विश्व युद्ध बोलोगे। कई बार क्या होता है, धीरे धीरे आदमी मरता है, कई बार एकदम से मरता है। 1945 में एकदम से मरा था, यहाँ धीरे धीरे मर रहा है। तो चीज एक ही है, लोगों के समझने वाली देर है सर। अभी जैसे रशिया यूक्रेन में हम देख रहे हैं, वहाँ ड्रोन से लड़ाई हो रही है। ड्रोन लेकर के जाता है, टारगेटेड टैंक को उड़ा देता है। सर आने वाले टाइम में आप न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल वॉरफेयर देखोगे सर। ये तो कुछ भी नहीं है। हम भगवान से दुआ करो कि कभी न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल वॉरफेयर ना हो सर। इसको एक्सप्लेन कीजिए, क्या है ये सर। डेफिनेटली एक कहने का, अभी एक तरह के डिजीज, बायोलॉजिकल वॉरफेयर सर। एक छोटा सा एग्जांपल, कोरोना क्या था सर, चला कुछ भी नहीं हुआ दुनिया में, पूरी दुनिया ठप हो गई सर। इस देश, दुनिया की अर्थव्यवस्था गिर गई, हजारों लाखों लोग मर गए। अगर आप मुझसे पूछो, एक ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं बोलूंगा एक तरह का वॉर ही था सर। ये मैं कुछ भी नहीं करूंगा लेकिन दुनिया को ठप कर दूंगा सर। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है सर कि कोई गोली नहीं चलेगी, कुछ भी नहीं चलेगी, लेकिन दुनिया रुक जाएगी और लाखों लोग मर जाएंगे। तो उस ईश्वर से दुआ करो कि ये चीज दोबारा ना हो।
लेकिन इस तरह के वॉर अगर होते हैं तो इसको बॉर्डर लिमिटेड तो नहीं कर सकते। अगर मान लो इंडिया पर हो रहा है तो इंडिया के आसपास जो बॉर्डर के कंट्रीज हैं वहाँ भी इसका इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट होगा सर 100%, क्यों नहीं? नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। तो कोई एक रीजन को स्पेसिफिक करके इस तरह के वॉर नहीं हो सकते। सर देखो लोग किस लेवल पर काम कर रहे हैं, देखो जो लोग इस लेवल पर काम कर रहे होंगे, जो साइंटिस्ट या जो एजेंसी लगी होगी, कहीं ना कहीं वो और हाईली अपने लोगों को सेफ और दूसरों को डेफिनेटली कर रहे होंगे सर, जो भी इस पर वर्क कर रहे हैं। अभी भी वर्क, जितनी देर में हम लोग अभी पॉडकास्ट कर रहे होंगे, अभी भी कोई ना कोई बायोलॉजिकल केमिकल में वर्क कर रहा होगा सर। इस टाइम कोई ना कोई तैयारी कर रहा होगा कि कैसे हम अपने आप को और दुनिया में पावरफुल बनाएं, दुनिया को रोकें। तो किस लेवल का होता हो तो फ्यूचर में दिखेगा सर, इस पर तो मैं क्या पॉइंट बोलूंगा। आपका कुछ एक्सपीरियंस अभी नीचे अंडर टेक्नोलॉजी में कुछ नई चीज़ें चल रही हो ऐसे वॉर के लिए, कुछ नया नया चीज़ ईजाद हो रहा हो, जैसे पेजर वाली हमने बात करी, ऐसा कुछ और? सर देखो आज के टाइम में आपको बताऊं कि दुआ करो कि यार जो भी मिसाइल्स जो चल रही हैं आज के टाइम में, जो कि उनमें कुछ ऐसा डिजीज ना आ जाए तो आपकी आने वाली नस्लों को खत्म कर दे। चलो धमाका हो रहा है वो बेटर है, बेटर तो मैं ये भी नहीं बोलूंगा, बेटर शब्द ही बुरा लगेगा, लोग कहेंगे इतने लोग मर रहे हैं, लक्की भाई तुम बेटर कह रहे हो, मतलब भाई उससे बेटर है कि आपकी नस्लें ही खत्म हो जाएंगी यार। एक मिसाइल गिरी और उसमें कुछ ऐसी डिजीज हो गई कि आने वाले आपके बच्चे, आपके जनरेशन भी खत्म हो जाएंगे। हिरोशिमा हुआ जैसा एक छोटी सी मिसाइल के अंदर भी, ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सर। ठीक है। एजेंट लीमा सर ये क्या है सर? सर एक सीक्रेट सर्विस का एक हिटमैन बंदा बताते हैं, ठीक है, जिसने दुनिया के अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस करे हुए और बहुत सारे मिशंस वगैरह करे हुए, तो उसकी कहानी है सर, जिसने दुनिया में इसमें मैंने पॉपुलर भी हुआ है, इसमें काफी सारे व्यूअर्स ने काफी सारी बातें इस पर बताई हैं, थोड़ा खुल के बताइए क्या है ये सर। एक जैसे दुनिया में सर एक सीक्रेट सर्विस के लिए जो लोग काम करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग एजेंट लीमा को कोई एजेंट भी बोलता है सर। मैं तो बोलूंगा कि वो एक सोल्जर है सर, ठीक है ना, जो अपने देश के लिए काम करता है। ठीक है, लोगों का अलग अलग है, कोई बोलता है वो कॉन्ट्रैक्ट किलर है, ठीक है सर, कोई बोलता है कि पैसे लेके दुनिया में बाहर जाके वो किलिंग करता है सर, ठीक है, कोई बोलता है कि वो एजेंसी के लिए पैसों में काम करता है। ये लोगों की अपनी अपनी सोच है सर। देखो जो आपकी दुनिया में किसी की सोच को तो नहीं रोक सकते ना सर, ठीक है, सोच पर दुनिया में कोई, सबको सोचने का अधिकार है, फ्रीडम है। तो लेकिन कौन है मैं भी नहीं जानता सर, बहुत सारे लोग का ये भी क्वेश्चन है, तो मुझे भी नहीं पता है। जैसे मैं भी बाकी सीक्रेट एजेंटों के बारे में मैंने पढ़ा है, जिनको जाना है, जिनके बारे में लिखा है, तो इसके बारे में मुझे जो पढ़ने को मिला, जो लिखने को मिला, जो भी मैंने इसके ऑपरेशंस के बारे में जाना, वो मैंने रॉ हिटमैन 2 में लिखा है सर। रॉ हिटमैन 2 में, ओके, ठीक है। आपकी मैंने सुना कि फिल्म में भी आप काम कर रहे हैं आजकल, शाहरुख खान के प्रोडक्शंस सर। अभी 11 एक प्रोजेक्ट मेरे लॉक हैं, जिसमें एक वेब सीरीज शायद मेरी अभी जस्ट लोगों को देखने को मिलेगी, पिथौरागढ़, जो नेटफ्लिक्स के लिए कर रहा हूँ मैं। हिंदुस्तान की पहले स्नैपर, फर्स्ट स्नैपर मैंने ही लिखा है सर, जिसको लोग, मतलब आने वाले टाइम में मुझे लगा कि इंडिया में एक स्नैपर भी बनना चाहिए। आज तक हिंदुस्तान में कभी स्नैपर बना नहीं है सर, तो एक स्नैपर भी मैंने लिखा है जो जल्दी से व्यूअर्स को देखने को मिलेगा। ये स्नाइपर को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, आम आदमी समझ पाए सर। हम एक यार, अगर बहुत इजी वर्ड में जाएंगे, आप महाभारत में चले जाओ, अगर आज मुझसे आप पूछो 2024 में, मैं बोलूंगा भाई मेले अर्जुन एक स्नैपर ही था, ठीक है। बहुत सारे सोल्जर थे, बहुत सारे योद्धा थे, लेकिन उन योद्धाओं में एक ऐसा योद्धा था जिसको सिर्फ चिड़िया की आंख नजर आई, जिसको अपना टारगेट नजर आया, वो मेले एक स्नैपर। एक सोल्जर का मोटो है एक गोली एक दुश्मन। महाभारत में भी क्या था, हर योद्धा का मोटो था, कौरवों का मोटो था एक पांडव, और पांडवों का मोटो था एक कौरव, ठीक है। लेकिन जैसे एक स्नैपर बनता है, उसका टारगेट होता है सिर्फ एक कमांडर। जैसे अर्जुन का अगर आप देखो तो अर्जुन का एक ही टारगेट था कि कौरवों के जो भी सिर्फ योद्धा हैं उनको किल करना, उसको आम सैनिकों से मतलब नहीं था। वैसे एक स्नैपर जो होता है उसका टारगेट होता है कि सिर्फ उस लीडर को मारना जो कमांड कर रहा है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है। ठीक है, तो उस फिल्म में थोड़ा सा बताइए पिथौरागढ़ में। नहीं, ये जो पिथौरागढ़ तो एक जेल आइजकी की कहानी है, लड़की की, जो एक वेब सीरीज में देखने को मिलेगी। स्नैपर में एक लड़का है सर, एक लड़के की कहानी है कि कैसे एक लड़का, मतलब एक स्नैपर है जो कैसे अपने टारगेट को किल करता है, और जब गवर्नमेंट को पता चलता है कि यार एक किलिंग एक स्नैपर ने करा है, तो कहते हैं यार इसके दिमाग को कैसे पढ़ा जाए, ये कैसे टारगेट को मारता है। तो उसके लिए वो कहते हैं कि हमारे को दुनिया का दूसरा स्नैपर चाहिए इसको ढूंढने के लिए। फिर एक कैसे दुनिया का दूसरा स्नैपर आता है उस स्नैपर को ढूंढने के लिए, तो 2 स्नैपरों का कॉन्फ्लिक्ट है सर। ओके, कब रिलीज हो रही है? सर अभी शायद नेक्स्ट ईयर ही आएगी सर। ओके, और कश्मीर प्रिंसेस? सर कश्मीर प्रिंसेस अभी
एक 1955 की एशिया का पहला टेररिज्म अटैक है। ओके तो अभी मेरा एक नरेशन सर आमिर खान प्रोडक्शन हाउस को हो चुका है। ओके अभी जस्ट सर आमिर खान सर अभी शायद सितारे ज़मीन के एडिट पर हैं। तो जैसे उनका एडिट खत्म होता है तो इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं सर। उसमें क्या रहा सर उसमें ये है कि जैसे पूरी दुनिया उस टाइम दुनिया के दो सुपर पावर देश यूएसएसआर, 1955 11 अप्रैल की कहानी है। ठीक है अमेरिका, यूएसएसआर, यहाँ बगल में चाइना, ताइवान, ब्रिटेन, कैसे सब एक तरफ हो गए थे पूरे के पूरे और बोला कि हिंदुस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित करो, ठीक क्योंकि है इसने चाइना के प्रधानमंत्री यानी कि प्रीमियर जियाओ लाई को मारने की प्लानिंग करी है। और एक्चुअली क्योंकि जिस प्लेन में जियाओ लाई जाने वाले थे वो प्लेन हिंदुस्तान का था, जिसका निक नेम था कश्मीर प्रिंसेस। या कोई लड़की की कहानी नहीं है, बहुत सारे ऑडियंस कंफ्यूज होंगे कि कश्मीर प्रिंसेस सुनते गए कश्मीर की राजकुमारी तो नहीं है। नहीं भाई, इंडियन एयरलाइंस का एक प्लेन था जिस प्लेन में चाइना के प्रीमियम हांगकांग से जकार्ता जाने वाले थे और अचानक प्लेन क्रैश हो गया था नथुला आइलैंड के पास। और बाद में पता चला कि भाई क्रैश नहीं हुआ था, इस प्लेन के अंदर एक धमाका हुआ था। इस प्लेन के अंदर एक बॉम्ब था जिसमें 13 लोग मारे गए थे। पूरी दुनिया ने ये बोला भाई प्लेन इंडिया का है, क्रू मेंबर इंडिया के हैं सारे के सारे, तो बॉम्ब की प्लानिंग भी हिंदुस्तान की थी और हिंदुस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित करो। क्योंकि हिंदुस्तान को सिर्फ आज़ाद हुए महज 1947 से लेकर 8 ही साल हुए थे यार, लगभग 55 के आसपास, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ख़त्म हुए 10 साल हुए थे। और चाइना को मारने, प्रधानमंत्री को मारने की प्लानिंग, इसका मतलब तीसरे विश्व युद्ध को जन्म देना। तो कैसे हिंदुस्तान के एक लेजेंड स्पाई, एक सुपर ऑफिसर इस केस को सॉल्व करते हैं और पूरी दुनिया में ये प्रूफ करके दिखाते हैं कि ये हिंदुस्तान की प्लानिंग नहीं थी यार, इसके पीछे कौन कौन था, ये पूरी दुनिया को दिखा देते हैं। ये आपको आने वाली एक मेरी आने वाली फिल्म कश्मीर प्रिंसेस में देखने को मिलेगा सर। ओके अच्छा, एक दो चीज़ थोड़ा सा ऐसे पूछता हूँ आपसे, जैसे फैमिली मैन वेब सीरीज आई थी, आपने देखी थी क्या? हाँ सर, मैंने शायद एक आध एपिसोड देखे उसके तो स्टार्टिंग में। उसमें वो कहीं जॉब करता है हाँ सर। और जॉब करते हुए एकदम फ्रस्ट्रेट रहता है वो, अपने बॉस को भी खींच खाच करके वो। तो आप जब वर्किंग रहे तो आपको कहीं अपनी नौकरी वोकरी कर रहे थे या? नहीं सर, जब तो मैं एक ही गवर्नमेंट के लिए जॉब कर रहा था, लेकिन अगर कभी कभी कवर आईडी में रहना पड़ता है कुछ टाइम के लिए, ठीक तो है कुछ टाइम के लिए रहना पड़ता है सर। ओके, तो इस तरह का है कोई काम? हाँ, जस्ट अभी जो मेरी बुक आई है इसमें, तो इसमें भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर हैं। तो शायद 8 चैप्टरों में से एक आध चैप्टर में, इसमें 8 चैप्टर में से एक आध चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा ओके, कि कैसे हम लोग मतलब कभी कभी दूसरे कवर आईडी में रहते हैं, ठीक है, कैसे उस डीएनए में घुस जाते हैं। इसको कवर बोलते हैं? कवर आईडी है ना सर ये तो, मतलब अगर मैं आपको क्या बोलूं जैसे यार, कवर आईडी मतलब एक्चुअल नहीं है, मेरे को कवर कर रही है भाई। मतलब मान लो कहीं ड्राइवर बन के काम कर रहे हैं, वो मेरी एक ड्राइवर की कवर आईडी हो गई ना यार। हाँ। मतलब उसको आम भाषाओं में क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, मैं तो कवर आईडी बोलता हूँ यार। तो बहुत सारी कवर आईडी में रहना पड़ता है ताकि आपके एनिमी का विश्वास जीता जा सके, उसके नज़दीक पहुंचा जा सके, या उसको उसके नज़दीक, अगर एक ये तो कवर आईडी में तो कभी पुलिस वाले भी रहते हैं सिविल ड्रेस में सर, आपने देखा ही होगा ना। तो वो भी एक तरह की कवर आईडी होगी कि सिविल ड्रेस में वो लोग घूम रहे हैं, आम लोगों के बीच में हो गए, वो एक कवर आईडी है। ये भी हो सकता है कोई पुलिस वाला है लेकिन वो रॉ एजेंट है, ऐसा भी होता है क्या? सर डिपेंड करता है कि अगर कि हो भी सकता है सर कि अगर आपका टारगेट अगर लगता है, अगर आपका टारगेट लगता है कि यार इंडिया के अंदर एक ऐसा टारगेट है जिस तरह पहुंचने के लिए ये एक रास्ता है, तो ये भी हो सकता है सर। एक स्पाई एजेंट के लिए, रॉ एजेंट के लिए, जैसे फिल्मों में देखते हैं एकदम फटाफट पासपोर्ट बन जाते हैं, फटाफट उसकी आईडी तैयार हो जाती है, कोई बैरियर नहीं होता उनके लिए किसी भी देश में घुसने के लिए? सर आपकी अरे सर, आप देश के हित में जा रहे हैं, आप देश के लिए जा रहे हैं ना सर, ये देश आपका है और ये देश ही आपके लिए भेज रहा है। एक एग्जाम्पल ये बताओ ना सर, तो क्या बैरियर होगा सर? मतलब आप अपने निजी काम के लिए तो जा नहीं रहे, आपको अपने घर का कब्जा छुड़ाने नहीं जाना भाई, कि अपने दुश्मन को तो मारने नहीं जाना भाई। आप जिसको मारने जा रहे हो या जिस ऑपरेशन को करने जा रहे हो, आपने तो शायद जीवनों से पहले देखा भी नहीं होगा, आप उसे जानते भी नहीं हो। जब आप इस देश के लिए जा रहे हो सर, तो यार देश तो देश ही करेगा ना सर सब कुछ सर, तो उसके लिए कौन सा वो है सर? साइकोलॉजी क्या होती है किसी भी दूसरे मिशन पे जाने से पहले? आप अपने घर में हो, घर में सब कुछ माँ बाप के साथ एंजॉय कर रहे हो, अचानक से फोन आता है कि उस देश में जाना है, क्या साइकोलॉजी क्या होती है, सोच क्या होती है? कुछ नहीं होता सर, नॉर्मली है वो आदमी उसी चीज में सर, आदमी रहा ही वैसा है सर। मतलब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब थोड़ा सा क्या है, आदमी स्टार्टिंग से ही जिस काम को कर रहा है सर, मैं आपको एक बात बताऊं कि आप मुझे बोलो कि यार जल्दी से जाके एक काम कर, फायरिंग रेंज में फायर करना है, सर मैं वही काम करने जा रहा हूँ, जीवन भर वही कर रहा हूँ। तो मेरे लिए मतलब मैं आंखें भी बंद करूंगा तो मैं अपने हथियार को ही पकड़ूंगा, आंखें भी बंद रहेंगी तो कॉक हो जाएगा, आंखें ही बंद करूंगा तो ट्रिगर मुझे पता है कहाँ रहेगा वो, तो मैं क्योंकि मेरी वही आदत लगी है।
आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं सर। आप कभी अपने ऑफिस वगैरह आते हैं, बहुत बार ये हर लोगों के साथ होता होगा भाई, आप बाइक में हो, गाड़ी में हो, कई बार आपका ध्यान कहीं और हो जाता है और आपको लगता है मैं कहाँ पहुंच गया, एकदम से ऑफिस के पास आ गया, अचानक से आ गया, कहीं और लेकिन पहुंच गए, क्योंकि सर आप वही जी रहे हो। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप उसी चीज के लिए बने हो, आपने लाइफ में हमेशा वही किया है। एंट्री का क्या माध्यम होता है, कैसे घुसते हैं इस सर देखो, प्रोफेशन हम में? इसको ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि कैसे कभी जाता है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कैसे भेजना है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इन्फॉर्मेशन कराना है, एज ए डिप्लोमेट तरीके से भेजना है, वो डिसाइड होता है ऑपरेशन के ऊपर और डिपेंड करता है कि वो ऑपरेशन कैसा है। बनते कैसे हैं एक रॉ एजेंट, क्या कौन सा एग्जाम होता है, क्या क्या होता है? ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है। और यार आपको सीक्रेट सर्विस ज्वाइन करनी है, उसका नाम ही सीक्रेट है, पहले तो कहीं भी कोई चीज़ डिस्क्लोज नहीं होगी। अगर आपको हाईली अच्छे पोस्ट पर जाना है तो आप यूपीएससी के थ्रू भी जा सकते हैं आज के टाइम में, ठीक है। आप यूपीएससी ज्वाइन कर सकते हैं, बाद में अप्लाई कर सकते हैं। और दुनिया में आप कोई भी जॉब कर रहे हो यार, पहली चीज़ तो क्या है, जैसे आप कोई भी नौकरी कर रहे हो, फर्स्टली ठीक है, आप देश के प्रति ईमानदार रहो, आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई वॉच कर रहा है, आपकी सिक्योरिटी चेक की जाती है और गवर्नमेंट को लगता है, सीक्रेट सर्विस को लगता है कि आदमी हमारे बहुत काम का है। फॉर एग्जाम्पल आप ही हैं सर अभी, और मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। लगता है कि इस टाइम डिजिटल की दुनिया में बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है जो हमारे देश के हित के लिए ठीक नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारी डिजिटल के माध्यम से बहुत सारी टेररिज्म फंडिंग इंडिया के अंदर आ रही है, इंडिया से बाहर जा रही है। अब और हम आपको वॉच करते हैं, आप भी इसी दुनिया में काम करते हैं, आप भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को वॉच करते हैं। हमारे को लगता है सिन्हा सर बहुत ईमानदार आदमी है यार, कई पीढ़ियों से ईमानदारी चल रही है इनकी, सब चीज़ आपके दादा परदादा से लेकर फादर से लेकर आपके 4 रिश्तेदारों के अंदर सब लोग अपने अच्छे हैं, देश के हित में काम करते हैं टाइम से, है ना। आपने कभी आज तक इस देश के साथ कोई बेईमानी नहीं करी। गवर्नमेंट को लगता है यार ये ठीक है, ये मदद कर सकते हैं हमारी, तो गवर्नमेंट आप तक पहुंच जाएगी सर। तो गवर्नमेंट खुद चुनती है, खुद हर एक एजेंट का सिलेक्शन ऐसे ही होता है? खुद ही चुनेगी सर। तो हर एक एजेंट का सिलेक्शन ऐसे ही होता है क्या? डेफिनेटली। या तो आप डेपुटेशन जा रहे हो, जैसे एग्जांपल के लिए आप डेपुटेशन जा रहे हैं, जैसे आजकल तो शायद मेरे जहाँ तक मैं मुझे नॉलेज है, आजकल तो एमआई भी अपनी परमानेंट बन चुकी है, एमआई भी डेपुटेशन नहीं जाते हैं डायरेक्ट एमआई में ही जाते हैं। आप RNW भी डेपुटेशन जाते थे पहले, कि जैसे अगर आपने रविंद्र शर्मा का नाम सुना हो, जो 2000 दशक में भाग गए थे भाई नेपाल, CIA के लिए काम कर रहे थे, शायद 2012 में एक्सीडेंट में भी मारे गए या CIA ने उनको मार दिया। तो कई बार डेपुटेशन का भी तरीका होता है सर, कि आपको अगर RNW को ज़रूरत पड़ गई तो डेपुटेशन भी मांग सकती है इंडियन आर्मी व स्पेशल फोर्स से। लास्ट वाला क्वेश्चन यही है कि मतलब आप जब गए और जब जाते हैं, आप लोग जिस फील्ड में हैं, कोई ना कोई किसी को आइडियलाइज करते होंगे, किसी के बारे में सोचते होंगे, और आपने कई बार एक नाम लिया है एली कोहेन का, तो उनके बारे में अगर थोड़ा सा बताएं कि मतलब जो कवर वाली जो बात बता रहे थे आप, उसी को अगर कंटिन्यू करें, कितना भयंकर कवर और कितने सालों तक रहता? सर देखो, मैं आपको बताऊं कि जैसे आपको इजराइल का सबको पता ही है सर, इजराइल वो मुल्क है जो चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है सर, है ना। और आप लगभग कब से आप देखे, आज भी देख रहे हैं, आज भी और ही चल रहा है इजराइल के आसपास। तो उनके एक स्पाई में बहुत ही उनको आइडियल इसलिए मानता हूँ कि यार हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत बड़े बड़े वो रहे हैं। मैं बात यहाँ अली कोहेल सर की कर रहा हूँ। रीज़न ये था सर कि एक आदमी 1960 में, जो कोई स्पाई नहीं था, कुछ नहीं था, कोई बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं, वो मोसाद ज्वाइन करते हैं सर। मोसाद ज्वाइन करने के बाद वो एक दुश्मन मुल्क के अंदर जाते हैं और एक अच्छा बिजनेसमैन बनकर, और एक बड़े बिजनेसमैन के तौर पर वो अपने दुश्मन देशों के अंदर काम करते हैं, और महज 5 साल के अंदर वो वहाँ की गवर्नमेंट को गिरा देते हैं। 5 साल के अंदर गवर्नमेंट को गिराने के बाद वो अपने ही एक अच्छे मित्र को, जो मतलब उनको वहाँ का प्रेसिडेंट बना देते हैं। ये सिर्फ 5 साल के अंदर किया सर उन्होंने। मतलब 5 साल में तो हम एक किसी, अगर हम कहीं जाएं तो हमारे को लगता है हम किसी अपने यार स्टेट का विधायक नहीं खत्म मतलब गिरा पाएंगे। अगर मुझे बोला जाए कि यार बिहार के एक विधायक को तुमने हटा के दूसरे को बनाना है, तो 5 साल में मुझे वो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उन्होंने 5 साल के अंदर दुश्मन देश के प्रेसिडेंट को चेंज कर दिया सर। और मैं आपको ये बताऊं, अगर KGP उन्हें नहीं पकड़ती तो वो नेक्स्ट डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर बनने वाले थे सीरिया के। और उससे भी एक चीज़ जिस बात से मुझे बहुत इंस्पायर हुआ, जिस बात से मैं, कि अली कोहेल दुनिया के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बनकर गए, बड़े बिजनेस टाइकॉन। और आपको ये जानकर बहुत हैरत होगी कि जो उनकी वाइफ थी, उनकी वाइफ के पास सिलाई मशीन के लिए पैसे नहीं थे सर। मतलब जो इतने बड़े बिजनेस टाइकॉन दुनिया के, लेकिन उन्होंने क्या खुद के लिए यूज नहीं कर सकते अपने लिए सर। उनकी ईमानदारी कि भाई ये पैसा मेरे देश का है,
बस उनकी एक ही जब वो फांसी में लग रहे थे ना सर, उनसे पूछा गया तो उन्होंने एक तमन्ना रखी कि मेरी वाइफ को सिलाई मशीन दिलवा देना। अब इसको क्या बोलोगे सर? और इतने बड़े बिजनेस टाइकून बन गए, इतना बड़ा बिजनेस टाइकॉन जो देश के प्रेसिडेंट को चेंज करवा दिया जिन्होंने, और वो उनकी तमन्ना देखो ना सर कि मुझे मेरी वाइफ के लिए जब वो लगे तो उन्होंने बोला मैं चाहता हूं कि मेरी वाइफ को एक सिलाई मशीन मिलनी चाहिए। अब क्या बोलोगे सर? अब वर्ड्स भी नहीं है बोलने के लिए, यार जो भी लोग सुन रहे होंगे। तो इस ईमानदारी को, इस देशभक्ति को आप क्या बोलोगे? इस लेवल की ईमानदारी, इस लेवल की ईमानदारी सर। वैसे किताब में मैं देख रहा हूँ लकी बिस्ट ही लिखा हुआ है सर सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि अभी आपने बताया कि आपका नाम लकी बिस्ट नहीं है, बट आपने फिर बोला कि अगर कोई पुलिस वाला चेकिंग करे तो उसमें आप आधार कार्ड दिखाओगे, आप बोल रहे हो आधार कार्ड में अलग नाम है, तो और वो आपका फैन फॉलोवर निकला? नहीं भाई मैंने क्या बोला? आपने ये नहीं सुना, मैंने कहा तुम लक्की बिस्ट को प्रूफ कर दो। मैंने ये नहीं कहा कि तुम असली बताओ। मैं ये बोल रहा हूँ भाई कोई ना कोई तो नाम होगा ही मेरा। लेकिन जैसे लोग बोलते हैं कि यार भाई आपने इतना तो बता दिया, मैंने कहा यार भाई आज तक तुम मेरा सही नाम ही नहीं जान पाए हो ना, मेरी बात समझ रहे हो? तो उस आधार कार्ड पर मेरा नाम नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आज तक तुम्हें मेरा रियल नेम ही नहीं पता था। जो तुम कह रहे हो कि मुझे मेरे बारे में बहुत कुछ जान चुके हो, अब मैं अपना आधार कार्ड दिखाऊंगा तो बोलूंगा भाई ना सिंह यहाँ पर है ना बिस्ट यहाँ पर है, तुम तो मेरा रियल नाम भी नहीं जान पाए हो ना भाई आज तक। तो उसको भी लगेगा ना यार आप सही, बिल्कुल सही कह रहे थे सर, देखो आपका तो एक्चुअल में नाम ही नहीं है। तो एक सवाल मेरा यहाँ से उठता है, अब फैमिली को भी नहीं पता होता कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन फैमिली को आपका असली नाम तो पता है। क्यों नहीं पता होगा? बिल्कुल तो आपका असली नाम पता है तो फैमिली आपसे नहीं पूछेगी? आपके इंटरव्यूज में बोल रहे हो लक्की बिस्ट, तो बोलती है ना सर लोग बिल्कुल चीजें, तो वो पूछेंगे आप क्या बोलोगे? अब तो देखो सर, अब तो फैमिली को पता ही कि क्या करता था 2018 के बाद, तो है ना। तो मेरे फैमिली को तो छोड़ो सर, मेरे गांव के लोग बोलते हैं, जो भी मेरे गांव के भाई लोग हैं, बोले यार भैया कम से कम अपना असली नाम तो बताते, कम से कम हमारी कास्ट तो बताते, हम कितने फेमस होते। मेरी बात समझ रहे हो? ये मेरे गाँव के बच्चे बोलते हैं कि यार आपने बताओ बिस्ट रख रखा है चीज़ों में, यार कम से कम अपना असली तो रखते, कम से कम हम लोग भी तो बोलते। लोग मतलब मेरे गांव के कई बच्चे हैं, जैसे हमारे गांव के बच्चे, तो हमारे गांव के बोलते हैं कि हमारा भाई है, तो वो मानने को तैयार नहीं, बोले तो बिस्ट हो गया तुम्हारा भाई कैसे होगा? मेरी बात समझ रहे हो? तो गांव का क्वेश्चन है, बच्चों का बेचारे इस चीज़ के लिए बहुत निराश हैं कि हम बोलते हैं आजकल जो लक्की बिस्ट आप सुनते हैं ना, ये हमारे भैया हैं, ये हमारे वो हैं, तो लोग उनको मानते नहीं है, बोले यार कैसे हो जाएगा, तुम ये हो और वो ये है। ओके, तो आपके मोबाइल नंबर से ट्रैक करें तो मोबाइल नंबर कहाँ के रजिस्टर्ड है? नहीं मोबाइल नंबर तो है ही सर, मोबाइल नंबर तो मुंबई वो कहीं और का रजिस्टर्ड होगा? मोबाइल नंबर तो हो जाएगा। मोबाइल आजकल तो लोग सर यहाँ बीबियाँ चेंज कर देते हैं, मोबाइल चेंज करने में कौन सी बड़ी बात है सर? क्यों? ठीक है, मजा आया, लेकिन बहुत मजा आया। थैंक यू सर, थैंक यू। बस अपने व्यूवर्स से बोलिएगा मेरी ये बुक पढ़िएगा, और आपको अच्छी लगे तो अच्छी बताना, बुरी लगे तो बुरी बताना, अच्छी लगे तो कौन सा ऑपरेशन सबसे बेस्ट लगा, और बुरा लगा तो क्या बुरा लगे, ताकि उसको सही किया जाए। रॉ हिटमैन। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।